हेलो गाइस। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है इंडियन डायस्पोरा के बारे में है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलीज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा। ये जो रिपोर्ट है इसको आप कहीं भी अपने कंक्लूजन्स वगैरह में इसके कुछ भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एज सच प्रीलिम्स में आपका ये यू नो डायरेक्ट क्वेश्चंस का बहुत कम चांसेस है। ओके या सो अबाउट इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा है क्या? बेसिकली इज इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर करेंटली लिविंग आउटसाइड इंडिया एंड दोज हु कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया। तो इसमें हमारे यूजुअली हम एनआरआईज को और हमारे जो ओसीआईज होते हैं उनको काउंट करते हैं। एनआरआई और ओसीआई में फ़र्क क्या होता है? एनआरआईज हमारे इंडियन सिटीजन्स होते हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, और जो ओसीआईज होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लोग होते हैं जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन दे हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी इंडियन रहे होंगे। हमारा 2015 से पहले पीआईओ और ओसीआई दो तरह के कार्ड होल्डर्स होते थे। ये होता था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये होता था ओरिजिन ऑफ क्या होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन इसको हमने मर्ज कर दिया है ओसीआई में 2015 के बाद से, जब से हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया है ग्रैंड लेवल पे। Okay, so India has one of the largest diaspora in the world with over 31 million, including over 13 million NRIs and 18 million POIs spread across the globe. तो 13 million NRIs तो हमारे वही जॉब के लिए जो गए हैं या स्टूडेंट्स वगैरह हमारे वो सब जो कम्युनिटी है, दे आर बेसिकली हमारे जो सॉफ्ट पावर को बाहर पहुंचाने का एक तरीका है Indian culture. Okay. Yeah, the composition of Indian diaspora is diverse, consisting of laborers, workers, traders, political leaders, professionals, as well as students, and spread across the world with major concentration in US, Canada, UK, Australia, Gulf, European Union, साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका एंड गिरमितिया कंट्रीज। गिरमितिया कंट्रीज हमारी ये फिजी वगैरह जो कंट्रीज है जैसे जहाँ पे हमारा ये प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे हमारे जो फोर फादर्स वगैरह जो है उनको लेके गया गया था। दे समवेयर हैव इंडियन लैंग्वेज का टच वहाँ पे। So Girmida countries are the countries where the Indians were taken as indentured laborers during British India टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन ब्रिटिश कॉलोनीज। तो इसमें आती क्या क्या है, जैसे कि फिजी, मॉरिशियस, जमैका, साउथ अफ्रीका, गोवाना, सूरीनाम। इनफैक्ट आप लोग ट्राई करना कभी मॉरिशियस, यूट्यूब पे सर्च करने का, मॉरिशियस के जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं दे आर अ मिक्स ऑफ भोजपुरी एंड फ्रेंच, समथिंग वी कैन नॉट इवन इमेजिन। यू विल फाइंड इट देयर फ्रेंच वर्ड्स बट लैंग्वेज भोजपुरी टाइप कुछ कुछ। Okay, yeah. So coming to the serious part. So yes, India with 87 billion US dollars हमारा रेमिटेंस लास्ट ईयर आया है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमने रिसीव किया है 2021 में, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6% इन 2022। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, ये डेटा काम का है, आप यूज़ कर सकते हैं कि हम 87 बिलियन रेमिटेंस हमें मिला है। देन India's engagement with its diaspora is characterized under the rubric of 4 C's। 4 C's हमारे क्या है? केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। So we care about our diaspora, we connect with them, we celebrate the diversity that we have, and we contribute, and they also contribute back to our country. So major lacunae identified by the committee ineffective engagement with diaspora। तो क्या क्या कमियां रह गई हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है लैक ऑफ ऑथेंटिक डेटाबेस। तो जब से हमने ये जो इसका रजिस्ट्रेशन है ये वॉलेंटरीली है, तो इट इज ऑन द एंटायर डायस्पोरा इज नॉट रजिस्टर्ड विद इंडियन एम्बेसीज और पोस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो काफ़ी हद तक वेरी करता है, बिकॉज हमारा जो डायस्पोरा है, जो स्टूडेंट्स है, इफ दे गेट जॉब समवेयर एज दे कीप मूविंग, बट द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट वॉलेंटरी। सो हमारा डेटा अपडेटेड नहीं है। देन एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। जो हमारे लो और सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन है, वर्कर्स हैं या फिर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, यूजुअली जो हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज में, दे मे नॉट फाइंड प्लेस और फील कंफर्टेबल टू पार्टिसिपेट इन प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशंस एज द जनरल प्रोफाइल ऑफ पार्टिसिपेंट इज सी टू बी वेरी हाई लेवल। तो यूजुअली जो हमारे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं दे आर इनवाइटेड वंस, और जो हमारे जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं दे काइंड ऑफ फाइंड देमसेल्फ एलिएनेटेड।
सोशियोलॉजी वाले बड़े प्यार से समझेंगे इस एलियनेशन वाले कॉन्सेप्ट को. Okay, yeah. So no clear policy. We do not have any. The policy of government evolves based on feedback, which it gets from the diaspora from time to time. तो हमारी कोई proper policy नहीं है. And then high number of unresolved grievances in the various embassies, consulates. Then next is no specific schemes exist for rehabilitation of workers who lost their jobs, including the Gulf returnees in the wake of COVID-19 pandemic. तो हम लोग उनको लेकर तो आ गए, but we do not have any rehabilitation scheme for them कि वापस उनकी पोटेंशियल को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. Then there are insufficient evaluation of programs and schemes. जो भी हमारी डायस्पोरा के लिए हमने प्रोग्राम्स चले हैं वो कितने सक्सेसफुल है, कितने सक्सेसफुल नहीं है. वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज डेटास. देन चैलेंजेस इन क्राइसिस सिचुएशन, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल की मतलब यूक्रेन एंड चाइना आर द hot spots for medical education. Even Russia is also there. So they have been left in quandary as they are neither being able to return to these countries, also could not rejoin these courses physically or complete their internship or training in India. तो बेसिकली उनकी पढ़ाई इनकम्प्लीट रह गई है, एंड ये दे कैन नॉट इवन डू कि आधी पढ़ाई वहाँ पे हो गई है तो आधी इंडिया में कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नो सच प्रोविजंस एज ऑफ नाउ. सो दीज आर द लकूनास. ऊपर हम बॉक्सेस का देख लेते हैं. ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी 1950s में हमारी जो इनिशियली जो पॉलिसी थी, इट वाज दैट चैंपियनिंग द कॉज ऑफ ओवरसीज इंडियंस माइट ऑफेंड द होस्ट कंट्रीज, यानी कि अगर हम उनके इश्यूज को उठाएंगे हमारे डायस्पोरा के, तो वहाँ की जो हमारे कंट्रीज हैं वो नाराज हो सकती हैं, बाहर की कंट्रीज. हु शुड बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. तो हमारी जो पॉलिसी थी 1950s में, इट वाज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ इश्यूज फेस्ड बाय इमिग्रेंट्स इंडियंस. तो अगर आप बाहर गए हो तो यू आर ऑन योर ओन, वरना वो कंट्री नाराज हो सकती है. लेकिन 1980s में क्या हुआ, गल्फ कंट्रीज में हमने बहुत ज़्यादा हमारे वर्कर्स जाने लगे, तो उसकी वजह से हमारी डायस्पोरा पॉलिसी भी चेंज हुई, विच इंक्लूडेड इनवाइटिंग इंडियंस अब्रॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी टू पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग. नाउ पोस्ट 2000 में हमने क्या है, यहाँ पे एक हमने हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी 2000 में, जिसके बाद से हमारा ये चेंज हुआ है पॉलिसीज 2000 के बाद. इंट्रोडक्शन ऑफ होस्ट ऑफ पॉजिटिव मेजर्स, क्या क्या हमने किया. देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स. देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड बनाया. फिर हमने प्रवासी भारतीय दिवस बनाया. ये हालांकि ये भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 2015 के बाद से बड़े लेवल पे हमने सेलिब्रेट किया है, होता उससे पहले भी था. ओके, देन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, एनआरआई फंड्स, वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन अब्रॉड. ओके, सो दीज आर द पॉलिसी चेंजेस जो बेसिकली हमने उनको एक एक पॉजिटिव पावर के तौर पे यूज करना स्टार्ट किया, और हमने उनको इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री समझे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन समझा. सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ऑल दिस चेंज ऑफ पॉलिसीज. सो इंडियन डायस्पोरा के फायदे क्या है. सबसे पहले, एज आई सेड, दे सर्व एज एम्बेसडर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट अब्रॉड. जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी जो अमेरिका के साथ जो पॉलिसी न्यूक्लियर डील जो हुई थी, इंडियन डायस्पोरा हैड अ वेरी बिग रोल इन दैट. ओके, then it works as bridge between Indian government and their host countries. Again, that same example can be used. Then driving force in getting foreign remittance and investment from abroad to India, 87 billion US dollars हमने रिसीव किया. इससे ज़्यादा विजिबल फैक्ट हो ही नहीं सकता. Then plays a very important role in social and economic development of the country. They are Indian voice in various multilateral forum. Okay, जैसे कि we are seeing, जैसे कि ऋषि सुनक अभी चल रहा था कि ही कैन बी यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नहीं बने आगे भी, लेट्स सी क्या होगा. बट इट इज समथिंग गुड फॉर इंडिया, बिकॉज इफ देयर इज समबडी फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, वी कैन एक्सपेक्ट प्रो इंडियन पॉलिसीज फ्रॉम देम. देन presents opportunity for the promotion of India's soft power and cultural diplomacy abroad. Plays an important role for track to diplomacy. ट्रैक टू डिप्लोमेसी बेसिकली आपकी क्या होती है कि बिजनेस टू बिजनेस डिप्लोमेसी जो हमारी होती है, उसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं. ओके, नाउ मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा. यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमारी पॉलिसीज में क्या कमी है. ओके, कमेटी ने क्या क्या बताया कि हमारे क्या क्या पॉलिसीज में कमी है, और मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डायस्पोरा. तो पहले अगर हम रीजन स्पेसिफिक देखें, वेस्ट एशिया स्पेसिफिक, जो कि हमारी गल्फ कंट्रीज आ जाती है, तो उसमें क्या है, लो ऑयल प्राइसेस ओइंग टू शेल गैस बूम, slower global growth and fierce competition from skilled labor from Philippines, resulting in job cuts for Indian.
यू नो फिलीपींस से हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के लेबर में ही हमारा इंडियंस का जॉब कट हो रहा है, बिकॉज वही करेंसी का खेल है। देयर करेंसी इज लो, सो दे गेट लो कॉस्ट पे लेबर मिल जाता है। देन राइजिंग conflict and instability due to Shia Sunni conflict and radical Islamism affect security of Indians. ओके, देन एक्सप्लॉइटिव कफाला लेबर सिस्टम्स। तो ये कफाला सिस्टम जो है हमारे गल्फ कंट्रीज में भी बेसिकली आया था। स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है दैट बाइंड्स द वर्कर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट टू अ कफील। जो भी आपका स्पॉन्सर करेगा उसके पास आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है एंड ही कंट्रोल्स हाउ यू आर बेसिकली बाउंड टू हिम। देन वी हैव नीताकत लॉ which aims to replace a large section of overseas workers with locals in Saudi Arabia. इसमें एक particular percentage of workers की बात की गई है। You can you Google it and read about it. ये छोटे छोटे क्वेश्चन सब प्रीलिम्स में आ सकते हैं। US, UK एंड कनाडा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्शनिज्म एंड स्ट्रिक्टर H1B वीजा नॉर्म्स इन US। तो बेसिकली एक नया दौर चला है कि प्रोटेक्शनिज्म के, बाहर के वर्कर्स नहीं आने चाहिए, अपने लोगों को जॉब देनी होगी। पोस्ट कोविड ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, बट हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दैट वी वांट अदर्स टू कम टू इंडिया एंड मेक इन इंडिया। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो अ रिवीजन ऑफ वीजा नॉर्म्स इन यूके पोस्ट ब्रेक्जिट, ये रूल्स थोड़े टफर हो गए हैं। एंड डिमांड फॉर डुअल सिटीजनशिप, जो हमारी जो यूएस के, कनाडा के जो हमारा डायस्पोरा है, दे आर डिमांडिंग कि दे शुड गेट डुअल सिटीजनशिप, बट इन इंडिया वी डू नॉट हैव दैट कॉन्सेप्ट। जनरल इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, एडवर्स वर्किंग कंडीशंस, वेज रिलेटेड इश्यूज, मेडिकल एंड इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये भी कुछ इश्यूज हमारे डायस्पोरा को फेस करने पड़ रहे हैं। नाउ स्टेप्स टेकन फॉर एनहेंसिंग एंगेजमेंट विद डायस्पोरा पॉपुलेशन। तो हमने ब्रीफली ऊपर देख लिया था कि हमने क्या क्या किया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मर्जर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन 2015। इससे क्या हुआ, इट लेड टू रीइंटीग्रेशन, ब्रिंगिंग इन मोर होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डीलिंग विद द इश्यूज। तो बेसिकली आपके जो भी योर डिप्लोमेसी कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम योर इंडियन डायस्पोरा। तो हमारी डायस्पोरा इज अ पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेसी, उसी को समझते हैं हमने उसको वापस से इंटीग्रेट किया कि अगर हम लोग अपने वहाँ के लोगों के इश्यूज को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो इट हैज टू बी थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। रिवैम्पिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस विद मच ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ डायस्पोरा। एज आई सेड 2015 के बाद से हमने इसको बहुत ज़्यादा फोकस में लाए हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो आई हैं, दैट इज नो इंडिया प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन, भारत को जानिए क्विज, विदेश संपर्क स्क्रीन सीरीज, देन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। सो इस तरह की हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं टू टू अट्रैक्ट देम एंड नो अबाउट इंडिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सपोर्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड। इसमें क्या क्या है, जैसे कि मदद पोर्टल हमने स्टार्ट किया अगर हमारे जो इंडियन नेशनल बाहर है उनकी मदद करने के लिए। Then we have e-migrate, then we have Indian Community Welfare Fund ICWF, we have प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, and then we have Indian Worker Resource Centers। तो ये सब हमने कुछ किए हैं तो जो बाहर हमारे नेशनल्स हैं उनकी मदद के लिए। Then we have a robust system of grievance redressals which include bringing such issues through emails, Twitter and through centralized public grievance redressal and monitoring system। तो इनफैक्ट ट्विटर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुषमा स्वराज जी जो हमारी होती थी, whenever there was a tweet she was there to respond it and they acted on it। अभी भी बहुत कुछ होता है बट she was a prime example for that। और हमारे ये CP ग्राम सिस्टम भी हमारा एग्जिस्ट करता है इसको एड्रेस करने के लिए। Then we have state outreach program under the banner विदेश संपर्क। इसमें क्या होता है, इट इज एन इन डेप्थ डायलॉग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स with the objective of seeking cooperation in addressing issues pertaining to welfare and protection of NRIs living abroad। तो बेसिकली अगर मान के चलते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के कोई भाई या बहन अगर बाहर रह रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स would be the nodal agency to to talk on the issue, but the state government would also has to be involved in that। तो उसके लिए स्टेट आउटरीच प्रोग्राम है विदेश संपर्क। Okay, then facilitating the diaspora community to contribute or give back to the country through programs like Vajra faculty schemes, प्रभास क्या है, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क एंड वैभव, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक।
तो इस तरीके से हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह जो बाहर हैं वो हम वापस उनका जो ब्रेन ड्रेन हो चुका है उसको थोड़ा सा रिवर्स कर पाएँ। देन वी हैव स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन सच एज स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जो हमारे भाई बहन जो बाहर से आए हैं कोविड के टाइम पे, सो स्किल मैपिंग उसकी एक तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वंदे भारत मिशन के तौर पे वापस आए हैं। ओके, नाउ कमिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, द इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, कंक्लूजन्स में। सो रिकमेंडेशन क्या है? ब्रिंग आउट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन डायस्पोरा टू सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डीपर एंड वाइडर एंगेजमेंट। तो बेसिकली एज आई सेड की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, स्पोर्ट्स कोड जैसे एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से क्लियर कट गाइडलाइंस और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए, सो दैट पीपल आर आल्सो अवेयर हाउ वी आर गोना डील विद देम, एक स्टेबिलिटी जिससे सिस्टम में आए। देन मेंटेनेंस ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको वॉलेंट्री नहीं रख सकते। So we have to make efforts to collate an authentic database of Indian diaspora at ministry level and use it appropriately in preparing and implementing welfare schemes. तो डेटा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब हम एनपीआर की बात करते हैं ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो उसकी जरूरत क्या है? उसमें हम ये नहीं देखते कि आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, या आप कोई भी हो सकते हो। इफ यू आर स्टेइंग इन अ प्लेस फॉर 6 months, यू आर अ पार्ट ऑफ एनपीआर। तो उसकी जरूरत यही होती है कि हमें पता हो कि यहाँ पे इतने लोग हैं, तो जब हम अपनी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे, यहाँ पे हम पैसा जब यहाँ पे रिलीज करेंगे, तो हमें पता हो कि कितने लोग एक्चुअली में यहाँ रह रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी। इसी तरीके से यहाँ पे भी अनटिल एंड अनलेस वी नो कि हमारे कहाँ पे कितने लोग हैं, वी कैन नॉट एंगेज विद देम। ओके, सो रिव्यू ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट्स, एज वी सेड कि हमारे जो ब्लू कॉलर वर्कर्स है, दैट फील एलिएनेटेड हियर, so it should be broad based, accommodating the vulnerable sections of diaspora as well. So para diplomacy, so we have to step up the efforts of coordination and closer interaction with the state governments for successful implementation of programs and scheme. Okay, जैसे कि हमने एक स्कीम चला रखी है हमारी कि बाहर से जो लोग आते हैं भारत को जानो, भारत को जानो क्विज इज ऑल्सो देयर एंड यू कैन ऑल्सो कम हियर एंड सी द इंडियन स्टेट्स, और द स्टेट इन्वॉल्वमेंट हैज टू बी देयर। सो डिप्लोमेसी हैज टू बी एट अ स्टेट लेवल एज वेल। The qualitative and quantitative improvements in grievance redressal system, so that all the pending cases can be resolved within specified time frame. Justice delayed is justice denied. Okay. Cultural diplomacy. So we have to deepen our engagement through organization of cultural events, admissions, showcasing the rich historical and cultural heritage. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि अभी आई थिंक 40 आर्टिस्ट रशिया से आए हैं जिन्होंने रामलीला यहाँ पे परफॉर्म की है, एंड द काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस दे आर टेकिंग बैक, ये हम और कुछ नहीं, हम अपनी सॉफ्ट पावर को ही इम्प्रूव कर रहे हैं वहाँ पे। So these cultural events are the ways to make an impact in other countries. Impact assessment of the existing migration and mobility agreements to ensure that the issue of interest of migrant workers, तो बेसिकली हमारे जैसे कि हमने बोला कि इंश्योरेंस की दिक्कत है, या वहाँ पे जाके वो पासपोर्ट वाले कुछ भी रूल है, सो वी हैव टू सी दीज की क्या बोलते हैं, जो हमारे अभी एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वेरियस कंट्रीज के साथ, डू वी नीड टू अमेंड देम और नॉट। देन द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम मस्ट बी वर्क इन फॉर दोज वर्कर्स जो लोग पेंडेमिक में वापस इंडिया आए हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन अंटार्कटिका एक्ट, अंटार्कटिक एक्ट 2022। तो बेसिकली ये एक्ट नया इसी साल आया है, तो इम्पॉर्टेंट है अगले साल के लिए। तो ये जो हमारा अंटार्कटिक एक्ट है, इसमें क्या दिया है? दिस एक्ट एम्स टू प्रोवाइड नेशनल मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम्स एंड टू गिव इफेक्ट टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो बेसिकली हम in a nutshell we are just trying to protect the Antarctic environment and the associated ecosystem जो वहाँ पे जीव जंतु जो भी रहते हैं, so we have to protect them। तो उसके लिए हमने इंडियन अंटार्कटिक एक्ट लेकर आए हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट प्रोहिबिट्स इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका और कैरिंग आउट सर्टेन एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका विदाउट अ परमिट, यानी कि अगर आपको वहाँ पे कुछ करना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। इट एलिमिनेटिंग माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज अंटार्कटिका में आप नहीं कर सकते। फुलफिलिंग इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर एंटार्कटिक ट्रीटी एंड रिलेटेड कन्वेंशन, तो हमने जो कन्वेंशन हमने साइन किए हुए हैं, डील की हुई है, इसको हम फुलफिल करने के लिए एक्ट बनाना जरूरी होता है।
जैसे कि वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उसके लिए हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया. सो वी हैव टू मेक सर्टेन एक्ट्स टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस. Okay, so next is facilitating India's interest and proactive involvement in the management of growing Antarctic tourism and sustainable development of fisheries resources in Antarctic water. तो basically एक जो Antarctic tourism जो boom आ रहा है, we have to utilize that. कहते हैं ना वो जो हवा चली है नई नई, उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. So for that we are trying to put this permit system, increasing international visibility, credibility of Indian polar governance. Very important, leading to international collaboration and cooperation in scientific and logistic field. तो basically हम लोग जैसे हमारे you know हमारे जो भी हम पोलर आर्कटिक में और अंटार्कटिक में जो भी हम वो रिसर्च कर रहे हैं, सो until and unless we will be seen as credible, the other countries will not be doing collaborations with us. Building a well established legal mechanism for efficient and elective operation of Indian Antarctic program. तो हमारा जो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम है उसके लिए भी हमें एक लीगल मैकेनिज्म बनाना ही पड़ेगा, वो इस एक्ट के थ्रू हमने एम किया है. तो ये किसकी इसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये एनी इंडियन और फॉरेन सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है. एंटिटीज ऑन इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड और रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, वेसल और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया और इन्वॉल्व इन एनी इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका. ओके, दैट इज वेरी क्लियर किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है. Then establishment of a committee on Antarctic governance and environmental protection to be chaired by, कौन चेयर करेंगे इस कमेटी को जो गवर्नेंस और प्रोटेक्शन के लिए है? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. प्रीलिम्स के लायक ये पॉइंट है कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो होंगे वो उसको हेड करेंगे, उस कमेटी को चेयर करेंगे. इसके काम क्या होंगे इस कमेटी के? इट विल ग्रांट, सस्पेंड और कैंसिल द परमिट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. इट विल मॉनिटर, implement and ensure compliance of international laws, emission standards and rules for protection of Antarctic environment. जो फीस और चार्जेस होते हैं, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज करना चाहते हैं जिनको हम परमिट दे रहे हैं, इट विल नेगोशिएट दैट. एंड देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स. तो वेस्ट हमें नहीं फैलाना है, अगर हम वहाँ पे जाते भी हैं तो हाउ वी आर गोना हैंडल दैट, उसके लिए भी ये लोग काम करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द परमिट सिस्टम. Okay, permit system. A permit by the committee or written authorization from another party to the protocol will be required for various activities. A permit किस किस काम के लिए चाहिए आपको? Entering and staying in Antarctica, mineral resource activities, introduction of non-native animals and plants or microscopic organisms, क्योंकि अगर आप invasive species है कि नहीं वो सब चेक करने के बाद ही आप ये कर सकते हैं. Removal of biological specimen, entering into Antarctica स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, वेस्ट डिस्पोजल. तो इस बार इन सब चीज़ों के लिए आपको परमिट लेना ही पड़ेगा. एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ एंटार्क्टिक फंड टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ एंटार्क्टिक रिसर्च वर्क. तो ये जो एंटार्क्टिक फंड बनाया जाएगा, जो परमिट वगैरह से आपका जो पैसा आ रहा है उसको आप रिसर्च वर्क में इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल करेंगे. देन अगर कोई इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए भी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज होंगी. एग्जाम्पल, कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन एंटार्क्टिका वुड लीड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years. Okay, now designated code to try punishable offenses. तो आपके लिए इसके लिए हमारे नॉर्मल कोड्स नहीं, हमने अलग से जो भी हमारे सेशन कोड्स है उसको हम नोटिफाई करेंगे विच वुड बी द डेजिग्नेटेड कोड्स. ऐसे नहीं कि आप किसी भी कोर्ट में जाके कर सकते हैं. हु विल नोटिफाई? सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई. इट कैन ऑल्सो स्पेसिफाई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस punishable under the act. Now grant of special permit for commercial fishing in the Antarctica, अलग से special permit दिया जाएगा. And there are provisions for inspection in India by an officer designated by the central government as an inspector and to constitute an inspection team to carry out inspection in Antarctica. तो आप इंडिया के अंदर भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और एक टीम बना के अंटार्कटिका में जाके भी चेक कर सकते हैं. That would be very interesting job. इंस्पेक्शन के लिए अंटार्कटिका जा रहे हैं. Nice. Okay, yeah. So coming to the Antarctic Treaty जो कि हमने साइन की हुई है. This treaty came into force in 1961 after ratification by 12 original members. तो 12 original members कौन कौन से थे इसके? अर्जेंटीना. Okay. हम इधर से स्टार्ट करते हैं अपना. कोई भी मैप को दिमाग में रखिएगा, कुछ भी अगर याद करना हो तो सबसे पहले अपना वेस्ट साइड से एकदम मैप के नीचे से स्टार्ट करते हैं.
साउथ अमेरिका में हमारे आती है। हमारा ये अर्जेंटीना आएगा, फिर उसके ऊपर हमारा यूएस आएगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा यूरोप की तरफ जाते हैं। ओ सॉरी, अर्जेंटीना के साथ यहाँ पे हमारा चिली भी है। फिर हम यूरोप की तरफ जाएंगे तो हमारा फ्रांस आएगा, बेल्जियम आएगा, नॉर्वे आएगा, फिर उसकी रशिया आ जाएगा। फिर नीचे आ जाते हैं यूरोप से, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, यूके भी हमारा यूरोप में हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ओके, और न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इधर में हमारा नीचे में, अगर ये हमारा वर्ल्ड मैप हम इसको मानते हैं, वेट, ओके, तो या ओके, तो वर्ल्ड मैप अगर हम इसको मानते हैं, ये यहाँ पे हमारा यूएस हो गया, यहाँ पे हमारा ये चिली हो गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चिली हो गया, यहाँ पे आपका अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पे बात आती है हमारा नॉर्वे आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे यूके आ गया, फिर उस इधर में फ्रांस आ गया, फिर इधर रशिया आ गया, और बेल्जियम आ गया यहीं पे। देन ये अपना अफ्रीका में यहाँ पे हमारा साउथ अफ्रीका आ गया, और इधर में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से आप मैप के कुछ भी याद करना हो मैप के थ्रू याद कीजिए। ओके, हाँ, तो पार्टीज अभी इसमें फिलहाल कितनी है, 54 कंट्रीज। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मैंने टाइम दे दिया उसको, है ना। तो करंटली 54 कंट्रीज है इसमें। इसमें इंडिया भी एक कंट्री है जिसने इसको साइन किया था 1983 में, वर्ल्ड कप जीतते ही हम लोगों ने साइन कर दिया था। एंड वी आर वन ऑफ द 29 कंसल्टेटिव पार्टीज टू द ट्रीटी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें सबसे पहले मिलिटराइज करना है अंटार्कटिका को, और यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह, रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह ये सब नहीं डिस्पोज करना है। then it has to be a zone for peaceful research activities only. then we have to set aside disputes over territorial sovereignty। तो यानी कि अंटार्कटिका किसी का नहीं है, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो we have to solve it through Antarctic Treaty। it covers the area south of 60 degrees south latitude। the treaty parties have also negotiated 3 international agreements which govern the एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका, जिसको हम अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम बोलते हैं। वो 3 वही सिस्टम है जो हमने ऊपर बात की थी यहाँ पे जब स्टार्ट किया था। तो इंडिया ने जो ये है रेटिफाई किया है सिर्फ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। बाकी जो हमारा ये अंटार्कटिक सील्स और मैड्रिड प्रोटोकॉल है, इसको हमने रेटिफाई नहीं किया। मैड्रिड प्रोटोकॉल को साइन किया है, अंटार्कटिक सील को हमने साइन भी नहीं किया। नाउ कमिंग टू क्या क्या एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं एक्ट के हिसाब से। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि हम देख ही चुके हैं अंटार्कटिक ट्रीटी में भी है, तो एक्ट में भी हमने वही चीज़ रखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सॉइल नहीं कर सकते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, एक लिस्ट बनाई जाएगी जो जो आप वहाँ पे नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। देन डिस्चार्ज ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज। देन डैमेज, डिस्ट्रॉय और रिमूव एनी हिस्टोरिक साइट और मॉन्यूमेंट, वहाँ से आप नहीं कर सकते। then possession, sale or offering of sale, trading, transporting or transferring or sending anything that has been obtained by violating। तो ये नहीं कि आप बोलते हैं कि यहाँ से हम ये वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ से हम ये पहुँचा देंगे, so that all you cannot do। Okay, now coming to about Antarctica, it is world's 5th largest, southernmost and the driest, windiest, coldest and iciest continent। तो बहुत सारे सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे लग गए। इट इज़ नॉट अ कंट्री एंड हैज़ नो गवर्नमेंट एंड नो इंडिजिनस पॉपुलेशन। इंस्टेड द एंटायर कॉन्टिनेंट इज सेट असाइड ओनली फॉर साइंटिफिक preserve। Only 2% of this continent is free of ice, allowing a small toehold for hardy animals and plants। तो सिर्फ 2% ही एक एरिया ऐसे इसका है जहाँ पे आइस नहीं है। It holds 90% of Earth's total ice volume and 70% of fresh water। इसलिए भी हमें डर लगता है कि ये पिघल ना जाए, because you know the moment it will melt there will be all water everywhere। India and Antarctica, there was no specific legislation for Antarctica in India। लेकिन इंडिया के जो एक्सपेडिशन थे वहाँ पे कब से स्टार्ट हो गए, 1981 में स्टार्ट हो गए थे। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल एंटार्क्टिक प्रोग्राम। इसमें क्या आते हैं, इट कंप्राइज द हेड ऑफ ईच ऑफ द नेशनल एंटार्क्टिक ऑपरेटिंग एजेंसीज। देन साइंटिफिक कमेटी ऑफ एंटार्क्टिक रिसर्च SCAR, इसमें भी हम लोग मेंबर हैं।
इंडियाज रिसर्च स्टेशन वहाँ पे कौन कौन से हैं? ओह सॉरी, या मैत्री हमारा वहाँ पे है। देन वी हैव भारती। सबसे पहले हमारा जो था दक्षिण गंगोत्री वहाँ पे बनाया गया था, तो एज ऑफ नाउ हमारे मैत्री और भारती है। इसको देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अंटार्कटिक एंड सराउंडिंग ओशियंस, रिक्रिएशनल वैल्यू उसकी है। इट सपोज मासेस ऑफ वर्ल्ड सी लाइफ, dolphins, whales, penguins, natural laboratory for study global climate change. It maintains Earth's temperature by deflecting sun's rays. Then it has very low albedo, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। Then we have a rich source of minerals and marine life. Preservation of Antarctic ice is imperative for climatic efforts, and it is a key driver of Earth's oceanic and atmospheric systems. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, जस्ट रीडिंग करना काफ़ी है। So India's Antarctic program managed by National Center for Polar and Ocean Research, Goa. Under it, India has successfully launched 40 annual scientific expeditions to Antarctica till date. It is also a fact that you can remember. Okay, yeah. Next topic: supply of critical minerals. There is a growing concern over India not finding a place in US-led mineral security partnership. तो ये जो US की जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसमें इंडिया नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े चिंतित हैं। तो पहले इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में देखते ही है क्या। इट इज़ एन एम्बिशियस यूएस लेड पार्टनरशिप ऑफ 11 कंट्रीज to secure and strengthen supply chain of critical minerals such as cobalt, nickel, lithium and other rare earth minerals. इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं 11 कंट्रीज की जो हम बात कर रहे हैं? इसमें हमारे स्टार्ट करते हैं यूएस के, फिर थोड़ा सा हम इस साइड पहुंचते हैं तो हमारे यूके के साइड में हमारा फ्रांस, जर्मनी, उसके ऊपर हम जाएं तो फिनलैंड और स्वीडन, एंड क्या बोलते हैं, थोड़ा सा साइड में और आ जाते हैं इस साइड तो हमारा कोरिया एंड जापान। तो बेसिकली अगर हम इसको वर्ल्ड मैप मानते हैं तो यहाँ पे कोरिया एंड जापान हो गया, यहाँ पे हमारा यूएस और कनाडा हो गया, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन कमीशन तो हुई ही अलग से। देन वी हैव फिनलैंड, स्वीडन, Germany, France, and UK. So that's how you can remember the countries. The alliance is aimed at catalyzing investment from governments and the private sector to ensure that countries realize the full economic development benefits of their geological endowment. It comes in the backdrop of recorded demand for critical minerals and dominance of China in supply chain of these minerals, particularly the processing stage of production. तो basically देखा जा रहा है कि China has a very important role. It is dominating the supply chain. इसलिए आजकल एक मूवमेंट सॉर्ट ऑफ चल रहा है China+1, कि हम सप्लाई चेन को हमारी पूरी के पूरी तरीके से चाइना के हाथ में नहीं दे सकते हैं। तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 70% एंड 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स रेस्पेक्टिवली इन 2019। सो यू कैन सी कि हमारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है 60% हमारा चाइना में हो रहा है, 70% कोबाल्ट का प्रोडक्शन सिर्फ कॉन्गो में हो रहा है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं दैट वी हैव टू डाइवर्सिफाई इट। Now coming to these critical minerals and their significance. तो basically ये critical minerals है क्या? It refers to mineral resources both primary and processed which are essential inputs in the functioning of modern technologies, economies and national securities. Okay, and faces supply chain disruption risk on account of non-availability and price volatility. तो basically जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा सिलिकॉन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, but we are dependent on China for that. तो इस तरीके के मिनरल जो कि हमारी टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, हमारे वॉरफेयर के मशीनरीज एंड ऑल दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट, बट वी आर फेसिंग अ सप्लाई चेन रिस्क, क्योंकि वो किसी एक या दो कंट्रीज में ही अवेलेबल है या फिर उनका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आते हैं, एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, ईडियम, लिथियम, नॉर्बियम, 17 अर्थ, ये जो नीचे वाले हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम। तो इसमें आप 3-4 याद रख ले, काफ़ी है, एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, दीज आर इनफ। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर क्रिटिकल एज दे आर एसोसिएटेड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हम देख ही चुके हैं कि इनके ज़्यादा हायर देन द अदर रिसोर्सेज, इनका इम्पैक्ट जो है बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है, एंड दे हैव वेरी लिमिटेड सब्स्टिट्यूट्स। तो अब इंडिया क्यों चिंतित है भैया? इंडियाज एक्सक्लूजन फ्रॉम एनएसपी इज अ कंसर्न। क्यों है? क्योंकि कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन
of advanced technologies and low emission technologies such as semiconductors, hybrid cars, wind turbines. तो ये सब में ये सब इस्तेमाल होते हैं एंड दे आर वेरी वाइटल टू इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी ट्रांजिशन। हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं मल्टीपल सेक्टर्स बाय बिल्डिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन सेमीकंडक्टर एंड बैटरीज, इसके लिए जैसे कि मैंने बोला हमें सिलिकॉन की जरूरत है, हमें और मिनरल्स की जरूरत है, सो वी नीड इट, सो दैट इज व्हाई वी आर कंसर्न। प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू एडवांस्ड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग एंड बैटरी स्टोरेजेस। तो ये बेसिकली ये वो चीज़ है कि यू नो व्हाट ऑल वी आर एमिंग। तो हम लोग परेशान होने की वजह क्या है, क्योंकि वी आर एमिंग टू अचीव ऑल दिस थिंग्स कि हम एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम लोग अपनी जो ई मोबिलिटी है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन हम लोग जो एनर्जी सिस्टम है उसको हम डीकार्बनाइजेशन करना चाह रहे हैं थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो हम लोग जैसे कि हमारे जो ऑफशोर विंड पावर प्लांट है, दे रिक्वायर 13 टाइम मोर क्रिटिकल मिनरल्स व्हेन कंपेयर्ड विद गैस प्लांट ऑफ द सेम साइज। तो बेसिकली हम लोग के जो कंसर्न के रीजंस हैं वो ये हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, ई व्हीकल्स, एनर्जी सिस्टम को डिकार्बनाइज करना, ये सब चीज़ें हैं। तो चैलेंजेस से पहले हम एक बार ऊपर देख लेते हैं हमारे बॉक्सेस। ओके, तो इंडियाज डोमेस्टिक चैलेंजेस, पहला क्या है इनोवेशन, दूसरा क्या है डोमेस्टिक रिजर्व्स, तीसरा क्या है प्रोडक्शन, और चौथा क्या है फंड। तो इनोवेशन में क्या है कि हमारा जो देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेशन टू अनलॉक न्यू सप्लाईज। ओके, तो हम लोग रिसाइकल नहीं कर रहे हैं पा रहे हैं, अल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इनोवेशन की कमी है। देन हमारे जो डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड हैं ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी एंड इशू ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए इंडियन ओशन में बेड में वी हैव वी हैव टेकन सम space from International Seabed Authority, but we do not have technology to extract that those nodules. So we lack the capacity to utilize it. प्रोडक्शन में हमारा क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है दे हैव अ मोनोपोली ऑन अर्थ रेयर अर्थ मटेरियल्स, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। और फंड्स की तो हमारे पास कमी है ही, बिकॉज देयर दीज आर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स एंड देयर इज वेरी लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू बैड एक्सपीरियंसेस। क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आती तो आपका कॉस्ट ओवररन्स वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नाउ कमिंग टू काबिल। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। चलो शुक्र है एक फुल फॉर्म तो है, जो शॉर्ट फॉर्म तो है जो उसकी फुल फॉर्म से मैच कर रही है, वरना मोदी जी कुछ कुछ भी बना देते हैं, हम रटते रह जाते हैं। ओके, सो खनिज के लिए हमने के एंड विदेश इंडिया लिमिटेड। So it is a joint venture of three central PSEs, namely NALCO, HCL and MECL, Mineral Exploration Corporation Limited. इसका काम क्या है? It is mandated to identify and acquire overseas mineral assets of critical and strategic nature। यानी कि विदेशों में अगर आपको कोई ऐसा एसेट दिखता है जहाँ से हम वो कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो it has to acquire that, and currently it is engaged in countries like Australia, Argentina, Bolivia, Chile to tap critical and, ये कंट्रीज के नाम आप याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना चिली एक साथ हो गया आपका, बोलीविया उधर ही हो गया, एंड देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे अदानी साहब गए हुए हैं, माइन लीज पे ली हुई है उन्होंने। नाउ कमिंग टू चैलेंजेस, जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ कमिंग टू चैलेंजेस इन दिस क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, क्योंकि सारा खेल ही इसका है। There is a high import dependency on most countries due to high geographical concentration। तो हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे चाइना का डोमिनेंस है रेयर अर्थ में, और हमारा कॉन्गो का डोमिनेंस है कोबाल्ट में। तो उसकी वजह से जैसे माइका की बात आती है, MICA, मिका माइका जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो तो उसके लिए उसमें हम लोग हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो यार तो बेसिकली ये जो है जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड है किसी किसी जगह पे, जिसकी वजह से इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। देन लॉन्ग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लीड्स टाइम टू मूव माइनिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम डिस्कवरी टू फर्स्ट प्रोडक्शन। तो आपने डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन जो उसका उसको डिस्कवरी से माइनिंग तक ले जाने का और उसका प्रोडक्शन की स्टेज तक लाने के लिए वो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्राइस वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट में आपकी कमी होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। पैसे का चक्कर है बाबू भैया। ओके,
डिक्लाइनिंग ओवर क्वालिटी एंड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिसोर्स रिच कंट्रीज ड्यू टू पैंडेमिक। तो और की क्वालिटी हमारी घटी है, इन्वेस्टमेंट घट गया है। इंक्रीजिंग द मार्केट रेडनेस विद इंक्रीज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हायर एक्सपोजर टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड जियोस्ट्रेटेजिक रिस्क ड्यू टू द सिग्निफिकेंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग वैल्यूज चेन ड्यूरिंग राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन प्रेशर ऑन माइनिंग एक्टिविटीज ड्यू टू माइन एक्सीडेंट्स एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस स्क्रूटनीज। तो आपके बहुत ज़्यादा चेक गेट्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एंड इंडिया के अपने जो चैलेंजेस डोमेस्टिक है वो हम देख ही चुके हैं, अपने इनोवेशन की कमी है, फंड की कमी है, ओके, मोनोपोली है हमारी प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का एजेंसीज की। वे फॉरवर्ड क्या है? अब पहला वे फॉरवर्ड तो हम देख ही चुके हैं, काबिल काबिल तो बनना पड़ेगा बॉस, टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर ओवरसीज क्रिटिकल एसेट्स जो हमारे। Then we have signed bilateral agreements with like India, Canada, critical minerals investment partnership for mutual benefits. अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? We should set up an intelligence center on critical minerals to study the future demand and supply. पूरा डेटा का खेल है, हमें पता होना चाहिए कि कब हमें किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है और कब कहाँ पर वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो सकती है। तो अगर हमें प्राइस ओवररन, जो प्राइस बढ़ जाते हैं उससे बचना है तो हमें पहले से ही अपने अवेयर होना पड़ेगा कि व्हेन वी माइट रिक्वायर इट, वी हैव टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेसेस, वी हैव टू evaluate potential impacts and we have to devise necessary actions. Now focus on domestic explorations through capacity enhancement of Indian Bureau of Mines for better interagency coordination. तो हमें जो एज वी नो कि हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, सो वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। देन वी विल हैव टू प्रमोट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। हमें प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू रिड्यूस मटेरियल इंटेंसिटी एंड फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल। इट कैन हेल्प इंडिया इन माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि हमने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स, इन सब की बात की है। कहाँ से? फ्रॉम इंडियन ओशन रीजन। इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिसर्च और इनोवेशन करना पड़ेगा। सो एनहेंस सप्लाई चेन रेजिलियंस थ्रू सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि हमने चाइना प्लस वन की बात की उसी तरीके से। और स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, इस तरीके से हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स के भी स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं। देन स्केलिंग अप ऑफ रिसाइकलिंग टू रिलीव प्रेशर ऑन प्राइमरी सप्लाई। तो ऑब्वियसली यार आप रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, ये तीन आर तो हमारे होने ही चाहिए because the resources are very limited. And last is strengthening international collaboration. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? We are increasing our efforts to join MSP. MSP ये वो किसान वाला नहीं है, ये हमारा मिनरल्स वाला है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, कॉमन सिक्योरिटी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? पार्म इंटरनेशनल सेंटर जो है और इंटरनेशनल पीस ब्यूरो एंड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन रिलीज अ रिपोर्ट ऑन कॉमन सिक्योरिटी 2022। अब ये सारी रिपोर्ट्स जो होती है हमारी डेटा देके जाती हैं, तो एक दो डेटा काम का नहीं ले तो लिख लेना। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सिक्योरिटी? हाँ, प्रीलिम्स के लाइक ये क्वेश्चन है, कॉमन सिक्योरिटी होता क्या है? इट इज अ नोशन बेस्ड ऑन द assumption दैट नो नेशन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल कैन बी सिक्योर विदाउट अदर नेशंस। यानी कि बेसिकली अगर आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो आपके पड़ोसी भी सिक्योर होने चाहिए। यू कैन नॉट बी लाइक अरे पड़ोसी को लगने दो आग, हम लोग तो चिल है। चिल विल कुछ नहीं होता, पहला पत्थर पड़ोसी के घर में आता है तो अगला आपके घर में आता है। सो कॉमन सिक्योरिटी इज इफ यू वांट एवरीबॉडी टू बी सिक्योर देन एवरीबॉडी हैज टू बी सिक्योर। इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी सिक्योर देन एवरीबॉडी एल्स आल्सो शुड बी सिक्योर। तो एनी कॉन्फ्लिक्ट इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द पीपल of the another part. The effect can be seen in Ukraine or Afghanistan conflict on other developing countries. जैसे कि हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यूक्रेन को बोलते हैं। तो जैसे ही यूक्रेन में क्राइसिस आई तो उससे क्या हुआ, इजिप्ट में जैसे कि हम जानते हैं कि वो कमी पड़ गई ये हमारे ग्रेन्स वगैरह की बाकी कंट्रीज में आ गई। और फर्टिलाइजर जो हमारा सारा का सारा वर्ल्ड को कहाँ से आता है? रशिया से आता है। अब रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, फ्यूल का हमें पता ही है ना। तो बेसिकली दीज आर द इश्यूज। तो एक जगह पे दिक्कत आ रही है तो बाकी दुनिया भी सफर करेगी। दैट्स व्हाई द टॉपिक ऑफ कॉमन सिक्योरिटी।
the common concept of security go beyond the narrow traditional and realist approach to security. तो ट्रेडिशनल आइडिया क्या था? The protection or defense of states against external threats or attacks. तो बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे हमारे वो साहब थे ना, हमारे गवर्नर जनरल साहब थे, रिंग फेंस पॉलिसी वगैरह थी उनकी। मॉडर्न में आपने पढ़ा होगा कि आजू बाजू में सिक्योर कर दो तो सिक्योर होगा। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बाउंड्री सिक्योरिटी। ओके, now the notion of common security is about non-violent approaches to universal need of to be secure. Six principles of common security. All people have the right to human security, freedom from fear and freedom from want. Got it? पहला पॉइंट क्या है कि हर किसी इंसान को हक है कि वो सिक्योरिटी, you know, he has the right to security. Building trust between nations and people is fundamental to peaceful and sustainable human existence. Okay, so building trust between nations and people is very important अगर आप चाहते हैं कि sustainable human development हो, human existence हो. There can be no common security without nuclear disarmament. अगला क्या है कि आपकी जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं या फिर आपके जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है ये आपको कम करना पड़ेगा और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तो देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट, जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं यूएस और रशिया के केस में। Global and regional cooperation is very important. Multilateralism and the rule of law is crucial in tackling world challenges. Then dialogue is the way to go forward. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको प्रिवेंट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, एग्रेशन और मिलिट्री को आपको रिप्लेस करना है डायलॉग से। देन बेटर रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉज एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। तो ये किस किस फील्ड में होनी चाहिए? यूएन हमने बना तो दिया लेकिन उसका जो डिक्टेट है वो हर चीज़ को कवर नहीं करता, तो हमें न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है उनको कवर करना चाहिए। साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नई नई दुविधाएं हमारे सामने आ रही है उनको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आर द रिस्क फॉर कॉमन रिस्क टू कॉमन सिक्योरिटी इन करंट एरा? तो challenges to multilateralism in multipolar world. पहला रिस्क, the validity of the international rules based system is increasingly in crisis with the rules being ignored and violated. तो बेसिकली कहता है ना हर घर में एक नेता बन रहा है, तो नेता कौन रह गया? तो वो इधर चाइना आ रहा है, उधर रशिया आ रहा है, उधर यूएस आ रहा है, थोड़ा बहुत हम भी छोड़, तो इंडिया भी थोड़ा थोड़ा वो कर लेता है कि वो क्या ना चाचा जी विधायक है हमारे, तो इंडिया भी थोड़ा थोड़ा वैसा कर लेता है। तो एवरीबडी इज multipolar world होता जा रहा है, तो nobody is respecting the rules. And then there should be respect for the core principles of international humanitarian laws because these are increasingly under threat. तो आपको इनको ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है इनको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ये थ्रेट में आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा इराक में देखा, पैलेस्टीन में देखा, यमन, सीरिया, यूक्रेन, वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स in recent times. Now next threat or the next risk is militarization. So massive investment in faster, more lethal nuclear weapons with increasing tension between nuclear armed states. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज कहीं ना कहीं एक वॉर लॉर्ड्स की तरह बनती जा रही हैं, जहाँ पे कि क्या हो रहा है कि यू मेक मनी इफ देयर इज अ वॉर इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड, बिकॉज आप इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप नए नए वेपन्स बना रहे हो, उसको कहीं तो खरीदना, किसी को तो बेचना पड़ेगा ना। So this even triggers a vicious cycle. Spending money on arms instead of people fosters inequality and stokes fear and division, which require yet more military resources. तो बेसिकली क्या होता है, आपने पहले पैसा खर्च किया आपने मिलिट्री आर्म्स बनाने पे, तो लोगों के ऊपर स्पेंड करने के लिए आपके पास पैसा कम रह गया, तो इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। इनइक्वालिटी बढ़ गई तो लोगों में टेंशंस क्रिएट हुई, तो यू हैव टू यूज मिलिट्री रिसोर्सेज टू हैंडल दोज टेंशंस। तो इट इज जस्ट अ विशियस साइकिल। इसको आप डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं अपने डायग्राम्स। कोरियन पेनिनसुला रिप्रेजेंट वन area of particular concern where nuclear tension remains high and there is an increase in militarization. I don't know you guys know or not, obviously you must be knowing कि North Korea and South Korea are technically at war since those 1951 times, और ऊपर से वहाँ पे जैसे कि यूएस की थर्ड वहाँ पे सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे जो नॉर्थ कोरिया वाले भाई साहब है वो तो बैठे ही बटन पे बैठे ही रहते हैं, जब देखो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने को रेडी रहते हैं। सो यूनिक है केस वहाँ का। देन नेक्स्ट रिस्क इज authoritarianism regimes, shrinking democratic spaces,
तो पिछले 15 सालों में हमने क्या देखा है, जब से 15 क्या मेनली ये 12-13 साल से जब से अरब स्प्रिंग्स का हमने देखी है, यू नो देयर इज अ कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी। मतलब बेसिकली वो अरब स्प्रिंग हुई क्या थी कि इन रिजाइम्स को हटाने के लिए हुई थी, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी काफी हद तक कम हो रही है दुनिया में। There is a growing democracy gap. Non-democratic states not only threaten regional and global peace, but also fail to provide safety and security to their own citizens. और जहाँ पे democracy exist करती है, वहाँ पे भी we are seeing कि there are certain gaps. Now global warming and climate crisis. Climate change fosters inequality, increases insecurity, destabilizes destabilizes existing relationship, fuels forced migration and intensify competition for key and scarce resources. ये देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक इंस्टेबिलिटी वर्ल्ड में आ रही है, माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन फॉर दिस कॉमन सिक्योरिटी ना होने के लिए। देयर इज एन अलार्मिंग ओवरलैप बिटवीन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड कन्फ्लिक्ट। Of the 15 countries facing the worst ecological threat in the world, 11 are currently in conflict. तो ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी इकोलॉजिकल थ्रेट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती है, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज कम होने शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली इट्स अ रैट रेस। इनइक्वालिटी, नियरली नेक्स्ट जो रिस्क है इनइक्वालिटी है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वाइव ऑन लेस देन $5.5 अ डे। अपने तो ये मनरेगा से कम है, तो अपने सारे मनरेगा वाले बेचारे इससे नीचे ही हैं। ओके और पॉपुलेशन के मामले में हम कम है ही नहीं। तो राइजिंग इनकम इनक्वालिटीज लीड टू इंक्रीजिंग पोलराइज पॉलिटिक्स। तो बेसिकली आप क्या होता है ना, यू नो दिस इज एक्सेडेंस ऑफ पॉपुलिज्म नेशनलिज्म व्हिच मे स्पाइरल इनटू वायलेंस। तो जब भी लोगों में इनइक्वालिटीज होगी तो आपकी जो पॉलिटिक्स होगी वो भी पोलराइज हो जाएगी। आप एक सेक्शन को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, हम वही नेशनलिज्म वगैरह कुछ ना कुछ तरीके से वी हैव टू गेट देम विद अस, एंड वो फिर धीरे धीरे टर्न्स इनटू अगली फेज। Current and future pandemics. Pandemic is the word which is in vogue. Underfunded health services and social protection systems, coupled with growing health inequalities, prevented vaccine equity, exposed the weakness in recent pandemic preparedness. जैसे कि हमने देखा जो rich countries है, they were having the bigger share of the vaccines, whereas the poor countries were not getting it. तो ये भी एक पेंडेमिक भी एक नया निकल कर आया है रीजन इस सिक्योरिटी रिस्क में। अब ये बॉक्स हमारा रह गया था, थोड़ा सा छोटा करते हैं, बॉक्स पूरा आ जाए ताकि ओके या सो की ड्राइवर्स शेपिंग द चेंजिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। तो क्या क्या है ये इंटरनेशनल लैंडस्केप जो चेंज हो रहा है, की ड्राइवर्स क्या क्या है। पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से हम जो देख रहे हैं मिलिट्री वगैरह उस केस में। देन रिसोर्सेज, क्लाइमेट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ये हमारे ड्राइवर्स हैं। एफिशिएंट गवर्नेंस, then we have geostrategic competition, we have demographic shift, we have social cohesion and trust, and hybrid and asymmetric threats. So these are the key drivers. And happy Diwali guys, पटाखों की आवाज चल रही है बाहर। ओके या ways to achieve common security। तो किस तरीके से हम कॉमन सिक्योरिटी कर सकते हैं, अगेन यही वाला पार्ट काम का होता है, बाकी सब कहानी है। ओके स्ट्रेंथन ग्लोबल आर्किटेक्चर फॉर पीस, कैसे कर सकते हैं। एनकरेजिंग रीजनल बॉडीज लाइक सार्क, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आपकी आसियान, अफ्रीकन यूनियन, इस सबको हम कह रहे कि भैया कॉमन सिक्योरिटी के प्रिंसिपल बनाओ, अपनी अपनी जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी बनाया उसमें डालो यार, ठीक है ना। Immediate resumption of strategic stability talks between US and Russia, the resumption of strategic dialogue between US and China, and with view of final elimination of all weapons of mass destruction। ये आखिरी वाली लाइन तो वो है कि ख्याली पलाव है, वो लुटेरा मूवी में बोलता है ना, ये ख्याली पलाव है तुम्हारे। तो इट विल टेक टाइम, बट हाँ रशिया और यूएसए के बीच में जैसे टॉक्स की जरूरत है, रशिया चाइना के बीच में टॉक्स की जरूरत है, वी हैव टू रिप्लेस वायलेंस विद डायलॉग। Integrating climate-related security risk into United Nations conflict prevention strategies। तो आपके जो यूनाइटेड नेशन में अभी हम बात करते हैं लड़ाई झगड़े की, तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को भी आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन सी कि 15 इकोलॉजिकली अनस्टेबल कंट्रीज जो हैं या फिर रिस्क कंट्रीज जो हैं वहाँ पे उनमें से 11 में कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। लिंकिंग डिसआर्मामेंट विद द डेवलपमेंट,
सो नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या है कि वी हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू यूटिलाइज न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स एंड एक्सपर्टीज फॉर पीसफुल पर्पसेस। जैसे कि हमने डील की थी अमेरिका से कि भैया हमको रिसोर्सेज दो, हम लोग उससे बिजली बनाएंगे। स्वदेश देखी थी हमने उस टाइम पे। एंड टू सपोर्ट द ट्रांजिशन ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स टू नॉन मिलिट्री प्रोफेशंस, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा कोस्टा रिका। 1948 और 50 में they decided that they'll replace a military of soldiers with a military of teachers, and you know, मान के चलते अगर उनके पास 10 सोल्जर थे तो they replaced that with exact number of 10. They do not have an army, they replaced that with 10 टीचर्स। दे फोकस्ड, यू नो, सेम मनी अगर आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज यू नो जैसे कि छोटी छोटी कंट्रीज जो होती है उन्होंने पता है कि अगर कोई अटैक करेगा तो बचा तो हम नहीं पाएंगे खुद को, किसी बड़ी कंट्रीज को ही बीच में आना पड़ेगा, तो वाई वेस्ट आर रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से अगर सारी दुनिया में ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट की जाए तो देयर वुड बी लिटरली अ ग्लोबल, यू नो, ग्लोबल सिक्योरिटी, यू नो, एग्जिस्ट करेगी, कॉमन सिक्योरिटी। The idea of transforming weapons into wind farms. This entails reduction in military spending to generate a global peace dividend to fund the UN Sustainable Development Goals. तो बेसिकली आप ये क्या कहा गया कि आपने जितने भी पैसे आप मिलिट्री में खर्च कम कर रहे हैं उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अपने जो क्लाइमेट फ्रेंडली जॉब्स वगैरह वो सब क्रिएट करने में खर्च करिए। ये जो मैं बीच बीच में एग्जांपल दे रहा हूँ आई होप आपके सबके काम आ सकते हैं, याद आ जाता है तो बता देते हैं। सो रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री प्रोफेशनल पर्सनल बाय क्रिएटिंग सिविल सर्विस ऑप्शंस एज एन अल्टरनेटिव टू मिलिट्री सर्विस। ओके, revitalize nuclear arms control and disarmament. Next way forward क्या है? Reinstate arms control treaties, particularly regarding nuclear weapons and their delivery system. For example, the Intermediate Range Nuclear Force Treaty, ये हमारी जो रशिया और यूएसए के बीच में थी, ये I think it has been stopped recently. तो we have to, you know, renegotiate such treaties. यूएसए और रशिया के बीच में थी ये कि आप इतने लिमिटेड नंबर ऑफ वही रख सकते हैं, मतलब आपकी रेंज इतनी ही हो सकती है आपके वेपन की। स्टेट्स दैट कैरिड आउट न्यूक्लियर टेस्टिंग मस्ट प्रोवाइड इमीडिएट विक्टिम असिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल रेमेडिएशन पर्टिकुलर टू इंडिजिनस कम्युनिटी। तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही, सो यू हैव टू compensate दैट। रेगुलेशन ऑफ न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड आउटर स्पेस वेपन्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैन साइबर अटैक्स ऑन न्यूक्लियर कमांड्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। देन बेसिकली एक कंट्रीज एक दूसरे पे ही साइबर अटैक करती है, तो यू शुड नॉट डू दिस साइबर अटैक ऑन न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, दैट बिकॉज दैट कैन बी very dangerous and very harmful for the world. Then prohibit autonomous weapon systems to ensure that human keep control over weapons. Autonomous weapon system क्या है कि आपके खुद ही उसने डिटेक्ट किया और like suppose a missile is coming, it will just launch it itself, है ना। ये बड़ा वेग सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बट इस तरीके से द, यू नो, the control has to over weapon has to be in the hands of humans. Strengthen the outer space treaty and establish a new culture of responsible space governance to prevent further militarization of the domain. तो आपकी जो space treaties है उसको थोड़ा strengthen करो कि because outer space जो है वो it is becoming a area of militarization. Engage and involve civil societies, ये हमें बहुत अच्छा पॉइंट है। जब भी दुनिया लड़ाई करने की कोई भी टॉपिक है, कोई भी एग्जांपल हो, तो सिविल सोसाइटी को कभी ना भूलना, because at the end of the day they are the most powerful tool on ground. So it must act as a watchdog, motivating force and a counterweight to the political posturing, with the support of verification and trust building measures included in existing and new treaties. NGOs must play an active role in advocacy work and raising awareness. तो सिर्फ कॉमन सिक्योरिटी की आपको अवेयरनेस नहीं फैलानी, आपको क्या करना है? मिलिटराइजेशन के खिलाफ भी आपको अवेयरनेस फैलानी है। नाउ कमिंग टू एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो बेसिकली एनपीटीज 5 ईयर रिव्यू मीटिंग टुक प्लेस अभी, तो इसलिए न्यूज़ में है। इसके 50 साल हो गए 2020 में, मुबारक हो। और एनपीटीज 5 ईयर रिव्यू वाज सपोज टू टेक प्लेस इन 2020, लेकिन ये कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो ये इस साल हुआ है। अब एनपीटी क्या है? ये 1968 में साइन की गई थी और इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1970। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एंड इट इज अमंग द मोस्ट वाइडली अडेयर्ड टू ग्लोबल ट्रीटीज। तो ये अभी भी अडेयर की जा रही है, लेकिन फायदा क्या है? जिसको अडेयर नहीं करना हो तो साइन ही नहीं करता है कि नहीं। तो चलो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजीज, पहला ऑब्जेक्टिव। टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट इन जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्ममेंट। टू प्रमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट ना होने दी, डिसआर्ममेंट करें, और क्या बोलते हैं उसको जो इस्तेमाल है वो पीसफुल पर्पज से ही के लिए ही करें। द ट्रीटी रिप्रेजेंट द ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट इन अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू द गोल ऑफ डिसआर्ममेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो ये इकलौती बाइंडिंग कमिटमेंट है इस क्षेत्र में। द ट्रीटी डिफाइंस nuclear weapon states (NWS) as those that have built and tested a nuclear explosive device before 1st January 1967। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है जिस वो कौन से हैं जिन्होंने 1967 से पहले पहले टेस्ट कर लिया था और या फिर डिवाइस कर लिए थे, उसमें कौन कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं? वो है हमारी यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। जो 4 अदर स्टेट्स आर नोन और बिलीव्ड टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स आर इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। लेकिन इनको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में नहीं मानते क्योंकि इनकी जो टेस्टिंग थी वो पहले हुई थी। तो ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट साउथ सुडान एंड अबव 4 आर पार्टीज टू द एनपीटी। तो बेसिकली ये अपनी ये 4 कंट्रीज प्लस साउथ सुडान जो है वो उसकी पार्टी नहीं है। एज आई सेड कि आपको अगर आपको नहीं माननी तो होता था ना कि अगर आउट हो गए तो अपना बैट लेके चल दिए, मुझे खेलना ही नहीं। तो सेम सेम यहाँ पे एनपीटी के केस में तो नहीं माननी तो अपन खेलेंगे ही नहीं। तो एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एवरी 5 years टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ ट्रीटी एंड कंसिडर मीन्स टू। एक तो ये ट्रीटी है भी गलत कि भैया जिसने पहले टेस्ट कर लिया उनको अलाउड है, ये जो भैया 5 बैठे हैं इनको अलाउड है, बाकी को नहीं है। तो वही बात हो गई ना कि अपना मेरा बैट मेरा बॉल तो मेरे रूल। सो सॉरी, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्रिकेट एग्जांपल्स इन माय वीडियोस, इवन दो आई डोंट वॉच क्रिकेट बट बचपन का थोड़ा है। सो या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो अपने IAEA है, इट वेरीफाइज नॉन NWS कंप्लायंस विद द कमिटमेंट अंडर NPT नॉट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। तो बेसिकली जिनके पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन ताकि वो एक्वायर ना कर सके उसको वेरीफाई करती रहते हैं। इट रिक्वायर्स नॉन NNWS टू कंक्लूड एग्रीमेंट विद द IAEA टू सेफगार्ड ऑल न्यूक्लियर मटेरियल्स इन ऑल पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज। यानी कि आपकी जो बाकी कंट्रीज है वो अगर इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तो सिर्फ पीसफुल पर्पज से ही करेंगे। अब ये IAEA हमारी कब फाउंड हुई थी? 1957 में। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, जो आप सोचोगे ये ईयर काम का नहीं है, ये ईयर काम का कैसे आता है? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल किसी का एक आंसर देखा था, तो किसी ने दिया होता कि एनसीआर अकॉर्डिंग टू NCRB डेटा ऑफ 1969 ये डेटा है, तो और प्रेजेंट डेटा ऐसे है तो इतना चेंजेस आ गया है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब NCRB आई है अपनी 1986 में, सो इवन टू ब्लफ यू शुड नो थोड़ा बहुत कि एक आई कब थी, ठीक है ना? तो फॉर दैट दीज ईयर्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेटा आप थोड़ा इससे वैसे में कर सकते हो बट यू शुड हैव एन आइडिया कि यार आप ये ना लिख दो कि आई ये 2001 में आई है और उससे पहले तो न्यूक्लियर का डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता था। सो जस्ट अ टिप कि व्हाई दीज ईयर्स आर इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स में भी काम आ जाता है पर प्रीलिम्स से ज़्यादा ऐसे वगैरह में जब डेटा डालना हो वहाँ पे व्हेन यू आर सपोज टू ब्लफ एट दैट टाइम। It is a specialized agency integrated with United Nations system, but through its own international treaty। तो इसकी अपनी खुद की ट्रीटी है जिसके थ्रू ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है। इसके 3 रोल है। पहला कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज होना चाहिए, दूसरा न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना, और तीसरा क्या है कि देयर आर मोर देन 900 सिविलियन फैसिलिटीज जहाँ पे मतलब न्यूक्लियर मटेरियल यूज होता है, तो इसको इंश्योर करना होता है कि वो वेपन बनाने में इस्तेमाल ना हो। जैसे कि ईरान के केस में भी हमारी जो IAEA थी यही जाके वेरीफाई करती थी, लेकिन अब ईरान ने बोल दिया हमें खेलना ही नहीं, तो हम भी आपको दिखाएंगे ही नहीं, है ना? तो या अचीवमेंट ऑफ NPT क्या है? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो 1986 में 70,000 के आसपास वॉरहेड हुआ करते थे, जो कि अभी 14,000 के आसपास है, जिसमें से 12,500 तो रशिया और US के पास ही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ तो कम किया है चलो इसने, बट ये 12,000 अगर हम फोड़ने पे आ गए दुनिया में तो 12 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी थी। सो कोई नहीं, खुश होने दो कि दे हैव डन समथिंग। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड प्रोलिफरेशन ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली इन्होंने क्या इंश्योर किया कि किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी ना पहुंच सके। लेकिन अपन 4 चालू देश थे तो हमारे पास आ चुकी है। 4 चालू देश कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया।
नॉर्थ कोरिया एक्सेप्ट नहीं करता, सॉरी ये इसराइल एक्सेप्ट नहीं करता, बट डिनाई भी नहीं करता, तो सबको पता है कि उनके पास है। Additional protocol for detection. The treaty facilitates cooperation on peaceful application of nuclear technology under the watch of IAEA. It has helped make the nuclear inspection in the Iran nuclear deal much more effective and in the years ahead with the North Korea. ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. Creating nuclear weapon free zone. Additionally, the states of many regions of the world have chosen to be part of nuclear weapon free zones in strong demonstration in their commitment to the objective. तो बेसिकली जैसे मैंने उस क्यों उसका एग्जांपल दिया था कोस्टा रिका का, कि हम अपने सारे सोल्जर्स को टीचर्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ऐसे ही इन छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बना दिया है, कि उन्हें पता है कि बना के भी क्या ही कर लेंगे, ना बनाने की कैपेसिटी है उनके पास। तो डोंट सी द नेगेटिव साइड, जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स कि आप याद रखें इस तरह के बातों से। इट इज़ वेरी वेरी, मैंने बहुत काम की है एनपीटी, एंड ये सारी चीज़ें ही इसके अचीवमेंट्स है, बट जस्ट टू रिमेंबर इट इन अ वे ऑफ फन आई एम सीइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो चैलेंजेस क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में? पहला क्या है? नॉन कम्प्लायंस ऑफ ईच न्यूक्लियर वेपन स्टेट विद द ट्रीटी, जैसे कि इंक्रीज इन आर्सनल साइज, रशिया और चाइना ने अपना आर्सनल साइज जो है वो बढ़ा दिया है, और रेजिंग द कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉरहेड, तो उनको और ज़्यादा रखने थे तो उन्होंने और ज़्यादा नंबर कर दिया। Fueling a new nuclear arms race by spending billions on nuclear weapon each year, including building new and more dangerous weapons। तो ये जो 5 कंट्रीज है हर साल और न्यूक्लियर वेपन बनाते जाते हैं, और आर्म रेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से तो जो पैसा लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता था वो वेपन्स में इस्तेमाल हो रहा है। इनकी इनइक्वलिटी भी आपकी बढ़ती जा रही है उससे। Failing to pursue negotiation in good faith to end the nuclear arm race and for nuclear disarmament। तो बेसिकली आप किस काम की आपकी नेगोशिएशन की, आप जिनके पास है उनको तो आप रोक नहीं पा रहे, और जिनके पास नहीं है बस उनको नहीं बनाने दे रहे। तो अनसेटल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट may polarize nations to adopt a path of nuclear proliferation. For example, US has withdrawn from JCPOA, जो इनके साथ डील थी यू नो ईरान के साथ, उससे हमारे ट्रम्प साहब पीछे हट गए थे। देन यूएस नॉर्थ कोरिया नेगोशिएशन आर एट हॉल्ट। तो तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड है एज ऑफ नाउ। लूप होल्स इन द ट्रीटी, इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं? एनपीटी डज नॉट फॉरबिड अ नॉन वेपन स्टेट फ्रॉम पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, so it does not forbid a non-weapon state from possessing nuclear weapon. So it forbids the acquisition, but in theory, country with the weapon could sign the NPT as a non-weapon state and not give up on weapons already made। तो यानी कि अगर आपके पास पहले से वेपन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली अगर इंडिया के पास वेपन है तो इंडिया इसको साइन करता है, तो पुराने वेपन्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप अब आगे एक्वायर नहीं कर सकते। द ट्रीटी हैज़ नो सेंक्शन फॉर वायलेटर्स एंड फॉर विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी। तो एज आई सेड कि नहीं फॉलो करना तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेंक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक आपको वेपन बनाना ही नहीं है तब तक इस ट्रीटी में रह सकते हो। Emergence of new technology and type of weapons, including offensive, cyber, counter space and hypersonic, could further destabilize the security environment। तो नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो जिसके लिए भी इसको इसमें डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये एक इशू है। Breakdown in international diplomacy over the Ukraine invasion is also enabling other states to move away from non-proliferation and disarmament। तो बेसिकली हमने जैसे यूक्रेन के केस में देखा कि रशिया रोज धमकी देखा है, बेटा उड़ा देंगे, तो डायलॉग है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा। तो उस टाइप से जब देखा दुनिया ने कि यार ये तो रशिया वही काम कर रहा है, तो हम भी अपने बम बनाते हैं। सो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ब्रेकडाउन एक तरीके से हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ग्रुपिंग्स, द प्रपोजल टू अलाउ ऑस्ट्रेलिया a non-nuclear weapon state to acquire nuclear submarine। ये जो ऑकस एग्रीमेंट अभी जो हुआ है उसमें क्या बोला गया कि आप लिटरली यू आर ट्रांसफरिंग अ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कि वो न्यूक्लियर सबमरीन बना सके। सो अगेन द एनपीटी इज ऑफ नो यूज देयर, जस्ट नाम की ट्रीटी रह गई है। तो इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का ना हमेशा याद रखना कि हम लोग ना साइन करते हैं ना ज्वाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि वी विल डायलॉग से हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ना। सो जब कुछ ना समझ में आए क्या लिखना है तो इंडिया का स्टैंड यही होता है कि इट हैज़ टू बी सॉल्व थ्रू डायलॉग, हम इसलिए इसको साइन नहीं कर रहे। या फिर दूसरा ये होता है कि हमसे तो पूछा ही नहीं, है ना। तो अब देखते हैं इंडिया ने क्या कहा है। इंडिया कंटिन्यूज टू अटैच हाई प्रायोरिटी टू एंड रिमेन्स कमिटेड टू यूनिवर्सल
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। तो बेसिकली हम लोग कमिटेड हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट पूरी दुनिया में होना चाहिए। ठीक है ना, हम अपने पॉइंट हमेशा इसी टाइप के होंगे। जैसे कि हम टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म तो खैर अलग टॉपिक है, इसमें तो वी हैव अ वेरी वैलिड स्टैंड। बट जस्ट कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान के चलो पेन रखना अलाउड नहीं है, हमारे पास पेन है तो हम बोलते हैं कि भैया हम बिलीव करते हैं कि किसी के पास पेन नहीं होना चाहिए और इसके लिए सबको साथ आके बात करनी चाहिए, ये हम बोलते हैं, पर हम अपना पेन नहीं देते। ठीक है ना। सो जहाँ भी इंडिया के स्टैंड की बात है, आप इसको जब अगर नहीं पता हो क्लियरली तो इस तरीके का आप स्टैंड बना सकते, यही होता है इंडिया का स्टैंड यूजुअली। सो इंडिया हैज नॉट साइंड और ज्वाइंट द एनपीटी ड्यू टू रिजाइम्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ 5 ओरिजिनल कंट्रीज। जैसे कि मैंने कहा कि जिनके पास है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनको मना नहीं कर रहे और हमें मना कर रहे हैं। तो यही अपन यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया यहाँ पे कार्ल मार्क्स बन जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है ना, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस वालों को पता होगा, पपेट में भी शायद है थोड़ा बहुत ही। India also opposed treaty on prohibition of nuclear weapons on the ground that it does not constitute or contribute to the development of customary international law, nor does it set any new standard। तो बेसिकली हम कहते हैं कि आपने रूल जो बनाए वो ढंग अच्छे रूल नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं मानते। ठीक है ना, याद रखने के लिए मैं इस टाइप से बोल रहा हूँ, यू हैव टू यूज द प्रॉपर लैंग्वेज। तो जो TPNW है, it prohibits participating in any nuclear weapon related activities। इंडिया ऑल्सो अपोजेस CTBT, इसको हम साइन करते ही नहीं है, न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ड्यू टू इट्स डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। ठीक है, तो CTBT में क्या, इट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट ऑन अर्थ। India supports the commencement of negotiations on a comprehensive nuclear weapon convention in Conference of Disarmament, which is the world's single multilateral disarmament negotiating forum working on basis of consensus। तो बेसिकली हम किसको सपोर्ट करते हैं, ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन, इसकी ताकि डिसआर्ममेंट हो सके, उसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन कंसेंसस। यानी कि कंसेंसस पे क्या होता है कि इफ एवरीबडी वुड एग्री टू इट देन ओनली इट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसे नहीं कि अपन ने वीटो मार दिया कि अरे अपन यू नो ये करते हैं ना, यूएस और रशिया वाले ये वीटो पे वीटो मारते रहते हैं। सो दैट इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई वी सपोर्ट इट। सो इंडिया सपोर्ट्स द प्रपोज्ड फिसल मेटल कट ऑफ ट्रीटी एंड रेट दैट वुड प्रोहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बेसिकली हम इस ट्रीटी को सपोर्ट करते हैं कि अगर ये ट्रीटी को आने से क्या होगा, आपकी जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम है ये नहीं बनाए जा सकते। आप बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको ये HEU की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो इफ यू डोंट हैव इट यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यूक्लियर वेपन, सो वी सपोर्ट दैट। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये इतना लंबा नाम तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, सिप्री याद रखता हूँ मैं भी। सिप्री 2022 की रिपोर्ट है न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन के ऊपर। व्हाइल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल हैव रिड्यूस्ड, दे हैव एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो अगले 10 साल में बढ़ने वाले हैं, भले ही अब कम हो गए हों। 90% ऑफ द वेपन्स आर विद यूएसए एंड रशिया, यानी कि 14,500 जो है उसमें से 12,500, 14,000 में से 12,500 रशिया और यूएसए के पास है। 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स जो हम देख चुके हैं 5+4, दे कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर न्यूक्लियर आर्सनल, ये सिप्री का कहना है। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, सिप्री के नाम से आप लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड की बात आती है, सबसे कम वाला पार्ट, मोस्ट टेक्स ऑन यूएसए एंड रशिया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि वो जो इनकी दे हैव एग्रीड ऑन एक्सटेंडिंग द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये स्टार्ट ट्रीटी के स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इट वुड बी यूजफुल टू एंगेज चाइना इन स्ट्रेटेजिकली स्टेबिलिटी डिस्कशन एज वेल। तो बेसिकली जो ट्रीटी है यूएसए और रशिया की 1990 से एग्जिस्ट करती है, इसमें चाइना को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। Adhering to TPNW, it will make a strong contribution to NPT's Article 6 obligation for state parties to pursue nuclear disarmament। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट हो गया, ये हमारे याद नहीं रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, ये हम सिप्री का यहाँ से कोई पॉइंट डाल देंगे। एनकरेजिंग पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो बेसिकली जो ये जो ऑल एनपीटी पार्टीज है, दे मस्ट वर्क टू एंश्योर कंटिन्यूड एक्सेस टू देम इन सेफ एंड सिक्योर मैनर। तो जैसे कि हम लोग भी जब हमने न्यूक्लियर डील की थी उसके साथ, अपने यूएसए के साथ, वी सेड कि वी वांट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल मेजर्स, तो हमें उसी को ही एनकरेज करना चाहिए। जैसे कि JCPOA जो ईरान के साथ थी, उसमें वापस से हमें बात करनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट that can be added, and more regions in the world should enter in the agreement to establish nuclear weapon free zone। तो बहुत और भी हमें नए नए ऐसे जोन क्रिएट करने पड़ेंगे।
ओके, साउथ एशिया, ये सार्क के बारे में हम आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ तरीके, एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज की वजह से ऑलमोस्ट थोड़ी बंद सी ही पड़ गई है। तो जो हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान है, ही हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ सार्क। तो बेसिकली क्या है यार, भूटान थोड़ा बहुत वहाँ पे मिलता था उनको से, और वही बंद हो गया। तो ये गलत बात है। तो हालांकि इंडिया इज फोकसिंग ऑन बिम्स्टेक एज ऑफ नाउ एंड भूटान इज अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक, पर स्टिल सार्क की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड। ओके, बिकॉज इट इज ऑल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो सार्क क्या है? इट इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो साइन कब हुई थी? ढाका में 1985 में। काफ़ी पुरानी है। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, वही अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो स्टेट्स हैं। पहला आपका अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका पाकिस्तान हो गया, फिर इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। तो ये आपके स्टेट्स हैं ना, ठीक है ना। अपनी जो इंडिया की बाउंड्री यहाँ पे खत्म है, वहाँ पे मतलब ये म्यांमार वगैरह को नहीं जोड़ना, ठीक है ना। वो अपना बिम्स्टेक वगैरह में आ जाते हैं। इसकी सेक्रेटरीट कहाँ पे है? काठमांडू में, नेपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, इंटीग्रिटी बढ़ानी है, ट्रस्ट बढ़ाना है, सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है, ठीक है ना। हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, उस टाइप से जोशीली बातें की गई हैं यहाँ पे। तो आखिरी मीटिंग का हुई थी 2014 में। तो मोदी जी ने क्या किया था? नवाज शरीफ साहब को बुला लिया था अपने स्वेरिंग सेरेमनी पे, और उसके बाद से सार की मीटिंग ही नहीं करी। तो उसके बाद क्यों नहीं हो सकी 2016 में? क्योंकि वहाँ पे कैंसिल हो गई थी, पाकिस्तान में होनी थी, क्योंकि पठानकोट और उरी में अटैक हो गया था। वी डिनाइड, वी स्ट्रेट अवे सेड दैट विल नॉट बी अटेंड। जब तक टेररिज्म चलेगा तब तक हम ये डिस्कशन नहीं कर सकते। इट हैज टू स्टॉप। एंड सार्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, यानी कि मीटिंग तभी होगी जब सारे के सारे मेंबर एग्री करेंगे। इंडिया एग्री नहीं किया तो नहीं हुआ। तो किस किस ने डिक्लाइन 2016 में किस किस ने डिक्लाइन किया था? अफगानिस्तान ने डिक्लाइन किया था, इंडिया ने डिक्लाइन किया था, भूटान ने किया था, बांग्लादेश ने किया था, मालदीव ने किया था, श्रीलंका ने किया था। सभी ने तो कर दिया था, पाकिस्तान अकेला बैठ के भी क्या करता, ठीक है ना। तो नीड फॉर रिवाइवल ऑफ सार्क, जरूरत क्या है इसको रिवाइव करने की? जरूरत क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर साउथ एशियन रीजन। तो इट इज द ओनली ट्रीटी जो एग्जिस्ट करती है जो साउथ एशिया को टारगेट करती है। साउथ ईस्ट एशिया की तो हमारी और भी ट्रीटीज है, आसियान वगैरह हो गई, बट साउथ एशिया को स्पेसिफिकली सिर्फ सार्क करती है। एंड वी हैव अ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर and dealing with common issues of the region. South Asian countries are closely tied in their social political state as they face similar traditional as well as emerging issues. यानी कि टेररिज्म, जो हमारे इश्यूज भी सेम है, हमारे एनर्जी शॉर्टेज हो गई, हाइड्रोपॉलिटिक्स हो गई, नदी हाइड्रोपॉलिटिक्स होता है कि हमारी जैसे वाटर ट्रीटीज कंट्रीज की आपस में, नेपाल इंडिया, भूटान इंडिया, इस तरीके से, या फिर इंडिया बांग्लादेश की तीस्ता के बारे में जो चल रही है, दैट काइंड ऑफ ट्रीटीज। इंडस की हो गई हमारी। तो क्लाइमेट चेंज, ये सब हमले, यानी कि अगर देखो यार, हिमालय पिघलेगा तो सबको सेम इशू फेस होंगे। सो वी हैव सेम इश्यूज, दिस सार्क बहुत जरूरी है। सार्क कैन बी अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग डायलॉग फॉर टाइमली एड्रेसल ऑफ दीज इश्यूज। नाउ नेक्स्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इट इज क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? फिर से डेटा रट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो। दैट इंट्रा रीजनल ट्रेड एट लेस देन 5% ऑफ टोटल ट्रेड, साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। यानी कि हमारा जो टोटल ट्रेड है 5% भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इंटर रीजन ट्रेड जो है इट लेस देन 5%। तो हम लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है वर्ल्ड में। जो ईस्ट एशिया है उसका 35% है। यूरोप का, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन है, वो लोग 60% ट्रेड कर रहे हैं आपस में। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5%। नाउ इट इज सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में नेबर तो यही है सार्क वाले, तो इनसे तो बातचीत करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला कि आजकल हम बीमस्टेक पे फोकस कर रहे हैं, तो बीमस्टेक कैन नॉट रिप्लेस सार्क। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री अमंग ऑल बीमस्टेक कंट्रीज। देन बीमस्टेक फोकस इज ऑन बे ऑफ बंगाल रीजन, मेकिंग इट inappropriate forum to engage all South Asian countries। और बे ऑफ बंगाल में अफगानिस्तान का क्या लेना देना, पाकिस्तान का क्या लेना देना? मतलब ऑब्वियसली नेपाल का फिर भी चलो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे ट्रेड के लिए, लेकिन they can do their trade through that region। okay, okay, नीड फॉर रिवाइवल हम देख चुके हैं। ये बेसिक स्टेजेस ऑफ वर्किंग ऑफ सार्क है, इस पे आप नजर मार सकते हैं। 85 से 90 तक जो थी वो चाइल्डहुड स्टेज थी, स्टैग्नेंट
यहाँ पे आपस में भरोसा ही नहीं था। फिर 90 से 95 की जो स्टेज आ गई, यहाँ पे अपन जो है इंडिया हो गई फेड अप हो गई कि भैया इनसे ना होना, होता ना, कहता ना ये तुम्हारा बस का बात ना है, तो लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन 95 से 2010 में हमने एक राइज ऑफ सार्क देखा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड साफ्ता एंड साफ्टा वर साइंड, ये अपने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमने उस टाइम पे साउथ साइन किए थे। लेकिन 2010 से 15 का जो वो है वो स्टैग्नेशन आ गई, क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो गए, और 2015 के बाद तो चाइना, हमने पाकिस्तान को अलग ही छोड़ दिया है। और क्योंकि कंसेंसस बेस है तो पाकिस्तान नहीं है, तो ये मीटिंग नहीं हो पा रही है। अब इसके अचीवमेंट की बात करते हैं। हमने देख लिए थे एनपीटी के क्या अचीवमेंट है, यहाँ चलो इनके देखते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इससे क्या हुआ, इट वाज साइंड टू रिड्यूस जीरो कस्टम ड्यूटीज ऑफ ऑल ट्रेडेड गुड्स टू जीरो बाय द ईयर 2016। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आप जानते ही आंसर। सो इट इज कन्फाइंड टू गुड्स एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमें बेसिकली इंडिया क्या है ना, हमारा जो पावर है, जो सब कुछ है हमारा, दैट इज आवर आईटी इंडस्ट्री। सो वी ट्राई कि हम अगर वहाँ पे जीरो कस्टम ड्यूटीज कर देंगे तो फिर है ना, वो कहते हैं घोड़ा घास से यारी का, वो नहीं, वो प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग था कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। सो इसलिए हम लोग करते हैं कि वी ऑलवेज, जब भी डील्स होती हैं, अभी हमारे जो ये आरसीईपी जो हुआ था, इसमें भी इशू क्या था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वी वांटेड सम लीवे। ओके, ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा वीडियो लंबी होती जा रही है। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो साप्ता है, इसमें हमने 1995 में इन इफेक्ट में आया था, ताकि हम प्रमोट कर सके ट्रेड को। देन वी हैव सतीश, सतीश जो भी बोलना है, सतीश के नाम से याद कर सकते हैं। एक विनोद था, एक सतीश है, देख रहे हो विनोद? ओके, या सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो इसमें क्या है, हमने गेट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉलो की थी यहाँ पे, सर्विसेज क्षेत्र में हम लोग एक लिबरलाइजेशन कर ला सकें। देन सार्क यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, सार्क फूड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड, कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, डिजास्टर हो, कुछ भी हो उसके लिए। देन देयर इज अ सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो कि इस्लामाबाद में है, लेकिन अपन जाते ही नहीं वहाँ बातचीत करने। सार्क डेवलपमेंट फंड जो है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेंबर्स इन 2010 to promote the welfare of people. Then at the end we have South Asian Regional Standard Organization. It was established in Dhaka to develop harmonized standards for region to facilitate inter-trade region. तो basically हमारे जो HSN standards होते हैं वो ट्रेड को थोड़ा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो वर्ल्ड में फॉलो की जाती है, उसके लिए किया गया था। ओके, तो ये इसके अचीवमेंट्स है। फेलियर्स एंड चैलेंजेस, तो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप खराब है, पता ही है, जिसकी वजह से सार्क सही से काम नहीं कर पा रहा है। अब पाकिस्तान नॉन कॉपरेशन हैज स्टॉल्ड सम मेजर इनिशिएटिव लाइक जो अपना मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, या फिर सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, उसमें पाकिस्तान इज नॉट पाकिस्तान इज नॉट गिविंग सपोर्ट, तो उसकी वजह से भी ये स्टॉल हो गया है। और जो मिनिस्टर मीटिंग हुई थी 2019 में, इंडिया पाकिस्तान मिनिस्टर बॉयकॉटेड ईच अदर स्पीच। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो हमने ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बना तो थी वहाँ पे अफगानिस्तान में, बट वहाँ तक जा कौन रहा है ना, तो इश्यूज हो ही नहीं पा रहे हैं, डिस्प्यूट्स हमारे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। देन वी हैव साफ्ता, गिवन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटिव लिस्ट, साफ्ता इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्पिरिट। सो ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बस बन गई है। लैक ऑफ ट्रांजिट फैसिलिटीज ऑल्सो प्रिवेंट ट्रेड रिलेशन टू फ्लोरिश। तो बेसिकली हम लोग जैसे कि रेल लिंक्स और रोड लिंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक रोड नहीं होगी तब तक ट्रेड कैसे करेंगे। So India has road and rail links with Bangladesh and Pakistan, but trade is conducted through transshipment due to lack of transit facilities. तो ट्रांजिट पॉइंट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, उनको भी हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान को, बांग्लादेश के साथ तो हम कर रहे हैं अभी डेवलप, भूटान के साथ अब डेवलप कर रहे हैं, म्यांमार के साथ कर रहे हैं। सो या फेलियर इन रीचिंग अ कॉमन ग्राउंड ऑन इश्यूज, तो बेसिकली कंसेंसस पे काम करना है, कॉमन ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। तो डिस्पाइट हैविंग सिमिलरिटीज, द पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स हैव नॉट शिफ्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड बाय द एक्सचेंजेस। तो हमने वहाँ पे बातें तो कर ली, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लैंग्वेजिंग फॉर वांट ऑफ पॉलिटिकल विल, तो पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं साउथ एशियन कंट्रीज poses a query of insecurity and challenges to the creation of South Asian Union। तो बेसिकली जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पे बनने के लिए एक हमको ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। डीलिंग विद टेररिज्म, तो ऐसे जड़ की अगर इंडिया का पॉइंट यही है कि आप टेररिज्म खत्म करो, तो हम बात करेंगे। एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड अदर मेंबर स्टेट्स, तो इंडिया को जो एक बड़े भाई की तरह, बिग ब्रदर की तरह देखते हैं, हैव बीन रिलक्टेंट टू इंप्लीमेंट वेरियस एग्रीमेंट्स अंडर
सार्क। तो यू नो ये होता है कि अरे तो हमको धमका रहा है उस टाइप से, तो दे आर रिलेक्टेंट इन इम्प्लीमेंटिंग दीज एग्रीमेंट्स। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो सार्क फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रीज हैव बीन रिलेक्टेंट टू इंक्रीज देयर कंट्रीब्यूशन। तो पैसे वैसे ही नहीं है सार्क फंड में, ऊपर से देने को भी रेडी नहीं है, तो हो गई। अब जो हमने हाइड्रो डिप्लोमेसी की बात की थी, वो आते हैं यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट्स। तो साउथ एशियन वाटर प्रॉब्लम्स मे बिकम अ सोर्स ऑफ फ्यूचर इंटर एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट अनलेस अ सपोर्टिव मैकेनिज्म इज डेवलप्ड। तो यानी कि हमको इशू सॉल्व करने ही पड़ेंगे, वरना ये बड़ा इशू आगे जाके बन सकते हैं। वे फॉरवर्ड, कंडक्ट ऑफ सार्क मीटिंग फिजिकल और वर्चुअल इज क्विन 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 अबे पढ़ ला यार हमसे ना पढ़ा यार, क्विंसेंशियल, चलो पढ़ा गया। कंडक्ट ऑफ सार्क मीटिंग फिजिकल और वर्चुअली क्विंसेंशियल में बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सार्क मीटिंग, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड लिख देते हैं। रिजॉल्विंग डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज, सेट अप अ मैकेनिज्म फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन, फॉर्मल रेमिडिएशन, रिजोल्यूशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज की फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आपका जो सार्क चार्टर है उसको आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन में क्या क्या करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ एक्सेसिंग सेफगार्ड्स, इंक्लूजन ऑफ सार्क माइनस कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, एनर्जी ट्रेड कनेक्टिविटी, एचईडीआर कोऑर्डिनेशन, वीजा रिजाइम्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, चाइना से काठमांडू, लुम्बिनी, पोखरा, तो नेपाल और चाइना के बीच में ये पूरा है, देख रहे हो विनोद? ओके या The Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network, also referred as Trans-Himalayan Network, is an economic corridor proposed in 2019 between China and Nepal. It is a part of China's BRI, Belt and Road Initiative. The corridor aims to enhance connectivity in ports, roads and railways, aviation and communication. So it is not just about road, बल्कि आपकी हर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है. It aims to pave the way for more integration between China and rest of साउथ एशिया। तो नेपाल का तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल है, बट चाइना जो बीआरआई के थ्रू ट्राई कर रहा है, बाकी सब कंट्रीज के साथ भी अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इट सॉलिडिफाई बॉर्डर कंट्रोल्स एंड एड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ चाइनास टीआर। ओके, कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए? हिमालयन क्वाड। तो बेसिकली देखा जाए कि ये जो चाइना है, ये ना एक हिमालयन क्वाड के तौर पे बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल को मिला के। तालिबान के साथ भी आजकल भाई की बातचीत चल रही है चाइना की, ठीक है ना, जिसका इंडिया के सिक्योरिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन बिटवीन द फोर हिमालयन कंट्रीज, द क्वाड इज रीजनल मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस dominated by Cold War mentality, both in terms of military power and international influence. तो this kind of small circle will cause regional confrontation. तो बेसिकली ये एक तरीके का कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से की उपज है। तो ये कॉपरेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर कॉपरेशन हो रहा होता चार कंट्रीज में कोई इशू नहीं था, बट आप यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एक डोमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि वक्त आने पे हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो एग्जिस्ट, एक मिनट और पॉइंट देखते हैं। द प्रपोज्ड हिमालयन क्वाड इज अ कल्मिनेशन ऑफ चाइनीज पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर अ जियो स्ट्रेटेजिक काउंटर अगेंस्ट द एनसर्कलमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली हम लोग जैसे क्वाड वहाँ बना रहे हैं, भैया हमारे ऊपर आ गए हिमालयन क्वाड बना रहे हैं। तो बेसिकली नथिंग बट अ जियो स्ट्रेटेजिक काउंटर अगेंस्ट आवर पॉलिसीज। तो इम्पैक्ट ऑन रिलेशन विद नेपाल। तो बेसिकली जो नेपाल है, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्रीज, जो कि हमेशा से इंडिया पे डिपेंड करता था ट्रांजिट रूट के लिए। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने कहा है कि भैया हम आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों देंगे, हम आपको अल्टरनेट ट्रेडिंग रूट्स देंगे, ताकि आपके इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय ना करना पड़े। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक बैलेंस क्रिएट करना। चैलेंजिंग इंडियाज रोल इन साउथ एशिया बाय हेल्पिंग create multiple access points via road and ports, China can present an alternative to South Asian nations and cultivate the means to challenge India's role as Asian superpower. जैसे कि हमने देखा कि India is like a big brother to all these छोटे छोटे कंट्रीज, तो चाइना इज ट्राइंग टू टेक ओवर दैट रोल, कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से, एंड दे डू नॉट रिलाई ऑन इंडिया। क्योंकि बिग ब्रदर हम तभी बन पाते हैं क्योंकि वी नो कि इन्हें ट्रेड करना है, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन अस। वो हमारा अगर लेवरेज खत्म हो गई तो वी आर नोवेयर, we are somewhere but nowhere, in the sense कि we will lose our edge. Security concerns क्या है कि ये it will pass near Lumbini which is close to India's border.
और चाइना अगर यहाँ से रोड बना रहा था, इट कैन एनीवे, अगर इनकी आपस में कोई स्ट्रेटेजिक डील होगी तो इट कैन ओपन अ न्यू फ्रंट फॉर इंडिया। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रन थ्रू फ्रेजाइल एल्पाइन इकोसिस्टम। तो हमारा जो हिमालयन टोपोग्राफी है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि जो नेपाल वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अभी भी ये बन ही रहा है, अभी भी ये ऊपर जा ही रहा है, ठीक है। एंड कार्विंग ऑफ द लैंड फॉर रोड्स एंड टनल कुड एक्सेसरेट लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स इन दिस अपर हिमालयन स्टेट्स इन इंडिया एज वेल। तो जो न्यू रोड्स वगैरह जो है, इट विल आल्सो ओपन द एक्सेस फॉर इलीगल लॉगर्स एंड हेल्प फ्यूल द ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो आप एक तरीके से, चाइना में ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इनकी राइनो, टाइगर, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो एक तरीके से इसका लीगल ट्रेड भी बढ़ सकता है इसकी वजह से। अब बॉक्सेस थोड़ा देख लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग फैक्टर फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो अब ये डिले क्यों हो रहा है? कंसर्न ओवर फाइनेंसिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो नेपाली गवर्नमेंट के 3 कंसर्न है, थैंक गॉड कुछ है कंसर्न्स। तो दे वांट grants and soft loan from China instead of commercial loan. Okay. Second is they want interest rate and repayment time should be in line with that of multilateral funding agencies। जो वर्ल्ड बैंक और उनके जो नॉर्म्स होते हैं वही होने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि चाइना क्या करता है, डेप्ट डिप्लोमेसी करता है। अब पहले आपको उधार देगा, फिर आपसे बोलेगा कि आपसे पैसा नहीं जा रहा है तो आपको ये हमको दे दो इस्तेमाल करने के लिए। एंड द BRI प्रोजेक्ट शुड बी ओपन फॉर कॉम्पिटिटिव बिडिंग। चाइना क्या करता है, आपकी कंट्री में बनाने को बोलेगा कि हम बना रहे हैं, रोड बना के देंगे, लेकिन मटेरियल हमारा होगा और आदमी हमारे होंगे, पैसा आपका होगा। आपके पास पैसा नहीं है, चलो वो भी हम दे देंगे, बाद में चुका देना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइना ने नेपाल को पैसा दिया, नेपाल वही पैसा फिर धीरे धीरे लेबर और मटेरियल के लिए वापस चाइना को दे देता है। तो पैसा भी नहीं गया, आदमी को जॉब भी मिल गया, और बाद में नेपाल को वो लोन भी चुकाना पड़ेगा। हर कंट्री में यूजुअली चाइना यही करता है। सो एप्रीहेंशंस ओवर चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, श्रीलंका जेल ही चुके हैं बेचारे, तो इसलिए ये भी डरे हुए हैं, तो इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं फाइनेंसिंग। चाइनाज आउटरीच इन हिमालयन रीजन्स, चाइना फोर्सेस द हिमालय एज द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। किस किस क्षेत्र में? इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, द फैक्ट दैट इट सर्व्स एज एशियन वाटर टावर फॉर 4 to 5 billion people and the yet unknown mineral deposits in Himalayan sub-region। तो चाइना को पता है कि अगर रिसोर्स कहीं से आने हैं फ्यूचर में, तो यहाँ से हिमालयन रीजन से आने हैं। China's outreach in the region has been characterized by comprehensive security agreements, infrastructure-oriented aids, enhanced focus on trade, public-private partnership, and increased economic and security cooperation। तो बेसिकली इसका एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे CPEC है, और चाइना has invested in the Wakhan corridor fiber optic survey project to create a cross-border fiber linkage between China and अफगानिस्तान। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के थ्रू डेवलप करके, ट्रेड वगैरह, पब्लिक पार्टनरशिप करके वहाँ पे अपना एक आउटरीच बढ़ा रहा है। अब इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है? आज़ादी के टाइम से हमारी क्या हुई है, दैट वी हैव केप्ट आवर हिमालयन बॉर्डर इनएक्सेसिबल एंड पुअरली कनेक्टेड ड्यू टू कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनाज इन्वेशन। तो हमारी हमेशा से पॉलिसी क्या रही थी कि उस एरिया को डेवलप ही ना करो ताकि अंदर आ ही ना पाए, ठीक है ना। हालांकि इन रिसेंट टाइम दिस पॉलिसी इज चेंजिंग। नाउ वी आर हैविंग अ पॉलिसी की इंस्टेड ऑफ अदर्स नॉट एंटरिंग आवर टेरिटरी, हम लोग इतना डेवलप कर दें कि हम उनसे पहले पहुंच जाएं। सो दैट पॉलिसी हैज बीन सीन इन अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली वी आर सीइंग, लद्दाख में वी आर सीइंग। So India began to formulate its own plan for regional connectivity in Himalayas in 2013. The Indian government proposed several strategic rail projects, including 14 railway lines connecting its border to foster growth in outlying areas। जिसके हम हिमालयन रेल एक्सप्रेस जो है ये कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग इंडियाज नॉर्थर्न टेरिटरी ऑफ ले इन जम्मू कश्मीर, ले नॉट इन जम्मू कश्मीर, इन लद्दाख, टू द ईस्टर्न टेरिटरी ऑफ हवाई इन अरुणाचल प्रदेश। तो हवाई जो हम आप लोग पढ़ते होंगे लास्ट टाउन ऑफ इंडिया वालोंग, तो वहां पर आपका ये पड़ता है हमारा हवाई, अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब लिमिटेशंस ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया ड्रिवन कनेक्टिविटी डेवलपमेंट्स हैव सो फार बीन लिमिटेड ड्यू टू अनसेटल्ड बाउंड्री इश्यूज विद पाकिस्तान एंड नेपाल। तो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है इश्यूज, ये पाकिस्तान नेपाल के साथ जो बाउंड्री इश्यूज है उसकी वजह से नहीं हम कर पाते। देन देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडियाज पार्ट। देन टफ हिमालयन टेरेन जो है इंडिया की साइड में, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि
थोड़ा इस तरीके से, लेट मी शो यू। अपन यहाँ से देखते हैं, अरे यार ऐसे ऐसे लद्दाख जाते हैं, यहाँ पे चिल मार दें, यूँ चढ़ के जाते हैं, अब कितना मुश्किल है यहाँ तक चढ़ना, लेकिन वहाँ पे जाके ये प्लेट्यू है। तो चाइना के लिए सिंपल है, अब चाइना यहाँ पे आता है रोड बनाता है, लेकिन इंडिया को रोड इस तरीके से बनाना है, सो दैट इज द इशू। ऑलराइट, तो उनके लिए बनाना आसान है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ओके, नाउ कमिंग टू वे अहेड। तो वे अहेड, कंसोलिडेट रिलेशन विद नेपाल, भैया अब दोस्ती यारी थोड़ी बढ़ाओ, न्यू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव करो उनके साथ, दैट विल नॉट ओनली ब्रिंग टेंजिबल बेनिफिट्स टू नेपाली सिटीजन बट आल्सो एड्रेस द वल्नरेबिलिटीज। उस टाइम जो नेपाल और चाइना के एंगेज होने से वल्नरेबिलिटीज बढ़ेगी, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं वहाँ पे उनके साथ रिलेशन को कंसोलिडेट करके। देन हमारे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उनको एड्रेस करो, बिकॉज जो हिमालयन रीजन हमारा, उसको हम थर्ड पोल कहते हैं। तो वी शुड कम टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड पोल काउंसिल एंड कलेक्टिवली टैकल द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो बेसिकली जैसे कि आर्कटिक काउंसिल है, उन्होंने क्या क्या किया है, जो जो कंट्रीज आर्कटिक ओशन को टच करती है, उन्होंने आर्कटिक काउंसिल बनाई ताकि कोई भी बाहर वाला आके इसको उसको वो ना कर सके, एनवायरमेंट को डिग्रेड ना कर सके। तो दैट द सेम वे वी आल्सो नीड अ थर्ड पोल काउंसिल हियर। देन इंप्रूव कनेक्टिविटी इन बॉर्डर रीजन, जो कि इंडिया ऑलरेडी कर ही रहा है, ताकि हमारा जो मूवमेंट ऑफ गुड एंड ट्रूप है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो सके। चाइना ताइवान इशू, तो अभी क्या हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। ये जो हमारे यूएस के स्पीकर हैं वो ताइवान गए थे, और चाइना ने बोल दिया था भैया हम इतना गोली मारेंगे, है ना, वो वाला सीन कर दिया था। अब वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोल दिया यूएसए ने कि भैया देखो, ये शी इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग यूएसए, शी इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ। तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं। तो लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था कि टेंशन्स बढ़ गई थी वहाँ पे, और जो यूएस चाइना रिलेशन है थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। तो बैकग्राउंड क्या है ताइवान और चाइना कन्फ्लिक्ट का। ताइवान, जिसको हम पहले फॉर्मोसा बोलते थे, इट इज़ एन आइलैंड 100 माइल्स फ्रॉम साउथ ईस्ट चाइना। तो यहाँ पे अगर ये चाइना है, ये अगर चाइना है, तो यहाँ पे ऐसे टेढ़े में थोड़ा सा पड़ता है ये, सेपरेटेड बाय ताइवान स्ट्रेट। नीचे मैप में मिल जाएगा आपको, ये रहा, ठीक है ना। कहाँ गया, इधर में, ये चलो ये अलग इशू है, इसको देखेंगे, बट इधर में आपका ताइवान पड़ता है नीचे में, या। तो ताइवान फर्स्ट केम अंडर फुली चाइनीज कंट्रोल इन 17th सेंचुरी, जब आपकी किंग डायनेस्टी जो थी उसने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट किया था। 1895 में क्या हुआ था, इन्होंने इसको जापान को दे दिया था, बिकॉज दे लॉस्ट इट इन फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर। 1895 में इनके हाथ से चला गया था। अब वापस चाइना को ये कब मिला, 1945 में, जब जापान वर्ल्ड वॉर हार गया। तो जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने, वो सिविल वॉर आपको पता ही होगा, चल ही रहा था वहाँ पे। इसके ऊपर एक जैकी चैन की मूवी भी है बहुत इंटरेस्टिंग, यू शुड वॉच इट, रिवोल्यूशन समथिंग लाइक दैट नेम है। ओके, तो बेसिकली 1949 में सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। तो लेकिन वहाँ की जो अपनी जो नो एक्चुअल पार्टी थी उस टाइम की, चियांग काई शेक एंड द नेशनल पार्टी नोन एज कुओमिंतांग, वो सब कहाँ चले गए, वो चाइना चले गए। जो वहाँ की एक्चुअल गवर्नमेंट थी वो भाग के चाइना चले गए, ओ सॉरी ताइवान चले गए, जहाँ पे उन्होंने आगे तक कुछ दशक तक रूल किया। चाइना पॉइंट्स टू दिस हिस्ट्री टू से दैट कि ताइवान वाज ओरिजिनली अ चाइनीज प्रोविंस, ठीक है ना, बट द ताइवानीज क्या बोलते हैं कि दैट द सेम हिस्ट्री, मतलब बेसिकली द ताइवानीज पॉइंट टू द सेम हिस्ट्री टू आर्ग्यू दैट दे वर नेवर पार्ट ऑफ द मॉडर्न चाइनीज स्टेट, ठीक है ना। उनका ये कहना है कि भैया जब 1949 में तुमने अपना नया चाइना बनाया, उस टाइम पे तो हम तुमसे, वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ यू, हमने अपनी अलग कंट्री बना ली थी, हमने अपना ताइवान अलग बना लिया था, हमने अपना अलग रूल स्टार्ट कर दिया था। और चाइना कहता है कि देखो 1945 से तुम हमारे साथ हो, तो बाद में भी तो तुम हमारे साथ ही होंगे। तो चाइना exerts considerable diplomatic pressure on other countries not to recognize Taiwan. Currently, only 13 countries plus Vatican recognize Taiwan as a sovereign country. Our interesting part is we do not, हम लोग भी recognize नहीं करते हैं ताइवान को, even though we deal with Taiwan, we have very good cordial relation with them. Now coming to what is US policy of Taiwan. The island of Taiwan is part of the so-called First Island Chain, which includes a list of US-friendly territories that are crucial to US foreign policy. तो ये एक फर्स्ट आइलैंड चेन है, इसमें जितनी भी कंट्रीज आती हैं दे आर फ्रेंडली टू यूएस, एंड यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके,
The US currently sticks to the one China policy which recognizes only one Chinese government in Beijing. तो basically ताइवान के साथ they do not have formal diplomatic ties. USA all does not have. ये हमारे आई थिंक 70s में निक्सन साहब थे या कौन थे, वो जो 70s बेसिकली 70s से पहले तो इनफैक्ट ताइवान वाज द यूएन का जो पांचवा मेंबर है, दैट वाज ताइवान, नॉट दिस प्रेजेंट डे चाइना. लेकिन दैट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट केम टू यूएसए एंड ही चेंज हिज पॉलिसीज विद द चाइनीज गवर्नमेंट. सो बट अभी भी क्या है, अनऑफिशियल रिलेशन ताइवान के साथ ही मेंटेन किए हुए यूएसए ने, एंड ही सप्लाइज द आइलैंड विद आर्म्स एंड स्पेयर पार्ट्स टू मेंटेन सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज अंडर इट्स ताइवान रिलेशन एक्ट ऑफ 1979. तो उनको असला बारूद देते रहते हैं. यूएस इज बाय फार द लार्जेस्ट आर्म डीलर फॉर ताइवान एंड फॉलोज अ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी पॉलिसी, meant that the USA has been deliberately unclear about whether or how it would defend Taiwan. तो बेसिकली कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है ना, गांधी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, बट कैसे साथ है ये नहीं बताते. जेल में जाना पड़ेगा अकेले गांधी जी को, उसके बाद कोई साथ नहीं जाता ना, जैसे कि अभी यूक्रेन के साथ विचारों ने कर दिया. चलो कोई नहीं, वो तो इशू अलग है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन ताइवान? has followed one Chinese policy since 1949. हमने तो एकदम तभी एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था भैया ताइवान और तिब्बत दोनों ही चाइना के पार्ट है. इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान, बट since 1995 we have maintained a representative office in each other's capital that functions as de facto embassy. As part of India's activist foreign policy, Indian government also facilitate interaction with Taiwan. अब जैसे कि हमारा इंडिया ताइपे एसोसिएशन है, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब ओलंपिक वगैरह में भी ताइवान की वो जाती है, कंट्री टीम्स जाती है, उसको ताइपे बोला जाता है. Okay, India uses the policy to make a diplomatic point. That is, if India believes in one China policy, then China should also accept this one India policy. तो इंडिया stopped mentioning the policy in official documents, ये important point है, and joint declaration after 2008. 2008 में क्या हुआ था, आपके स्टेपल ई वीज़ा का इशू आया था. तो बेसिकली चाइना ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि दे यूज्ड टू स्टेपल द वीज़ा ऑन देयर पासपोर्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग द वीज़ा, कि वो बोलते थे अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है, सो व्हाई शुड वी गिव देम वीज़ा. इस तरह का इशू उन्होंने स्टॉप किया. तो इंडिया ने उसके बाद से किसी भी ऑफिशियल स्टेट में वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है. हाउएवर इट्स एंगेजमेंट विद ताइवान इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पे वन चाइना पॉलिसी देख सकते हैं कि, तो बेसिकली इनका मानना है कि भैया सिर्फ एक चाइनीज़ गवर्नमेंट है, दो सेपरेट चाइनीज स्टेट्स नहीं है. तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, जिंगजियांग जो है वो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना है, ये इनका मानना है. फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है, इसमें क्या आते हैं, कुरिल आइलैंड्स आते हैं, जापानीज आर्किपेलागो आते हैं, ryukyu आइलैंड आते हैं, ताइवान आता है, फिलीपींस आता है, एंड बोर्नियो आता है. तो इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सर्व्स एज द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी एंड सुलू सी. ओके, यहाँ पे और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सी कहाँ पे पड़ता है. इन दिस चेन आर लोकेटेड द बाशी चैनल एंड द मियाको स्ट्रेट. यू कैन रिमेंबर देयर पोजीशन, ये कहाँ पे पड़ते हैं, विच आर क्रिटिकल चोक पॉइंट्स. चोक पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसी लोकेशन, जैसे कि मलाक्का स्ट्रेट हमारा यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे अगर हाँ ये इधर में पड़ता है, अगर चाइना को आना है तो उसको यहीं से निकल के आना पड़ेगा. तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया सिर्फ यहाँ पे अपने ये जो सबमरीन होगा या डिस्ट्रॉयर होगा यहाँ पे खड़ा कर देगा कि यहीं पे रोक लो. तो यहाँ पे रोकना बहुत मुश्किल है, तो चोक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, बाशी चैनल एंड मियाको स्ट्रेट जो है वो बहुत क्रिटिकल चोक पॉइंट्स है. आजकल ये स्ट्रेट्स और चैनल्स के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ आइलैंड चेन स्ट्रेटजी फॉर्मेटेड बाय यूएस इन 1951 टू कंटेन द अर्सवाइल यूएसएसआर एंड चाइना. तो बेसिकली यहाँ पे क्या इन्होंने बहुत सारे नेवल बेसिस बना रखे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, वन कंट्री टू सिस्टम, ये आपको हांगकांग के बारे में जब हम बात करते हैं तब आता है. तो चाइना मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ हांगकांग रिटर्न. ये आई थिंक 1997 में ये दिया गया था, बिकॉज आई रिमेंबर एक संजय दत्त की मूवी थी, वहाँ पे हांगकांग में उसको जेल में डाल देते हैं. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट. So I can't remember the movie name, but yeah, that's how I remember history through movies. Basically movies का reference याद रखो और movies की story याद मत रखो, because obviously that's distorted history. So yeah, about one country two system.
तो उससे पहले यहाँ पे क्या होता था, यूके हुआ करता था। यूके ने क्या बोला कि हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, हाँ ये 1997 में हुआ था, हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं और नेक्स्ट 50 ईयर्स तक आपका क्या होगा, वो होगा क्या बोलते हैं, एक कंट्री माना जाएगा हांगकांग और चाइना को, लेकिन दो सेपरेट गवर्निंग सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे, विच आर एक बेसिकली एक ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। सो इट वाज ओरिजिनली प्रपोज टू यूनिफाई चाइना एंड क्या बोलते हैं ताइवान, बट ताइवान ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो दिस आइडिया रीसर्फेस्ड व्हेन चाइना स्टार्टेड टॉक्स विद ब्रिटेन एंड पोर्टुगल, क्योंकि हांगकांग में ब्रिटेन का रूल था और पोर्टुगल का रूल मकाओ में था, जो कि उसकी कॉलोनीज थी। चाइना ने क्या प्रपोज किया कि दैट वी कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम मेनलैंड चाइना व्हाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइना। तो जो हमको पता ही है कि यूके को भागना ही था। Okay, so both regions became special administrative regions of China with their own currency, economic and legal system। तो उनकी करेंसी अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, लीगल सिस्टम है, लेकिन जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स है दैट आर डिसाइडेड बाय चाइना। और अभी हांगकांग में आई थिंक अम्ब्रेला रिवोल्यूशन या क्या चल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। ओके, तो हांगकांग हैज़ अ फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड स्पीच, जो कि चाइना में इतनी अवेलेबल नहीं है, और डेमोक्रेटिक राइट्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन हांगकांग बट दे आर नॉट अवेलेबल इन मेनलैंड चाइना। तो दीज फ्रीडम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बेसिक लॉ। एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है हांगकांग और चाइना के बीच में। ये जो बेसिक लॉ है एज आई सेड कि 50 साल तक वैलिड है, तो 2047 तक हांगकांग में और 2049 तक मकाओ में। उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। और ब्रिटिश ने हांगकांग का कंट्रोल लिया था 1842 में, फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद में। और 1898 में ब्रिटेन एंड चाइना साइंड अ कन्वेंशन विच अलाउड द ब्रिटिशर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द आइलैंड सराउंडिंग हांगकांग। 99 ईयर्स की लीज पे उन्होंने इसको लिया था। 1898 में वो लीज खत्म हो रही थी 1997 में, तो उन्होंने बोला कि भैया लीज खत्म हो रही है, हांगकांग भी देते जाओ। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। जो मकाओ जो है वहाँ पे पोर्टुगीज का रूल था 1557 के टाइम से ही। और 1980s में क्या हुआ था, उन्होंने ब्रिटेन और पोर्टुगल से बातचीत करनी स्टार्ट की थी, एंड हांगकांग रिटर्न टू चाइनीज कंट्रोल इन 1977 एंड मकाओ सॉवरेनिटी वाज ट्रांसफर्ड इन 1999। ओके, नाउ कमिंग टू ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रीजनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो द सक्सेसफुल ट्रायल रन्स ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो मूवमेंट फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला। ये मैप में हम देखते हैं, तो बेसिकली हमने क्या किया ना, कोलकाता से अपना यहाँ पे अगरतला तक त्रिपुरा में हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, बट वी हैव डन इट थ्रू मोंगला। ये जो मोंगला पोर्ट है ना, यहाँ से हम ऐसे इधर से इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र किया है इन बांग्लादेश टू। ओके, तो इंटर बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट एक्सरसाइज इज रिजल्ट ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट जो हमने साइन किया दोनों कंट्रीज ने 2018 में, कि वी विल फैसिलिटेट ट्रांसशिपमेंट एंड यूज ऑफ मोंगला एंड चिटगांव पोर्ट। चिटगांव पोर्ट हमारा किधर पड़ता है, ये रहा हमारा चिटगांव पोर्ट, ये रहा हमारा मोंगला पोर्ट। बेसिकली हम यहाँ से ऐसे ना लाके यूँ लाते हैं और यूँ लाते हैं और यहाँ से अंदर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड अगरतला बाय रोड इज 1650 किलोमीटर, लेकिन ये क्या है एकदम 1000 किलोमीटर कम हो जाता है अगर हम वाटर वेज के थ्रू जाएं। इंडिया हैज बीन वर्किंग स्ट्रेटेजी टू कनेक्ट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू बांग्लादेश। तो बेसिकली क्या होता है ना, अपना ये छोटा सा चिकन नेक है, यहाँ पे इतनी सी जगह है, इसमें से एक ही ट्रेन लाइन निकल पाती है, तो हमारा जो टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन इतना ज़्यादा हो जाता है, तो वी हैव टू फाइंड अ स्ट्रेट रूट। तो उसके लिए हमें बांग्लादेश से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हमने डील करके फाइनली इट हैज स्टार्टेड। तो दिस रूट विल आल्सो प्रोवाइड बूस्ट टू इंडियाज रीजनल ट्रेड एंड विद अनदर रीजनल नेबरिंग कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है, वहाँ से निकालेंगे तो वहाँ भी बेचते हुए निकल ही जाएंगे, वहाँ से भी लेते हुए आएंगे, तो वी विल हैव अ ट्रेड डील विद देम। तो पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन रीजनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमने जो मैंने बताया था अभी, चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इट इज़ इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इन द सेंस कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे it also accounts for maximum number of international boundaries that India share with its neighbors. It also allow India to counter the emergence of China centric order। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आपका नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, तो ये रीजन जो है ना, यह सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम इस रीजन में टच कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें नेपाल से, भूटान के, सॉरी बांग्लादेश के थ्रू से निकल के जाना। नॉर्थ ईस्ट रीजन इज इंडियाज गेटवे टू द ईस्ट, ठीक है। मेकोंग गंगा का ऑपरेशन, सार्क हो गया, आसान हो गया, आपटा हो गया, ये आपकी क्या बोलते हैं ग्रेटर मेकोंग सब रीजन हो गया आपका, सेसेक हो गया अपना सेसेक, ओके। तो बिम्स्टेक हो गया, आसान प्लस हो गया, तो ये सारे हमें नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही हम इन सब से डील कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हमें साउथ ईस्ट एशिया से डील करना होगा, इट हैज़ टू बी थ्रू नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज
strategic purpose. So potent input market catalyst. The northeast region is endowed with social, physical, human and natural capital. तो यहाँ पे क्या है, लेबर बहुत सस्ती है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई हब्स बहुत ज़्यादा हैं, कल्चरल रिचनेस है, डाइवर्सिटी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. देन इट इज़ ह्यूज एग्रीकल्चर पोटेंशियल, जैसे कि अभी पाम ऑयल वगैरह की भी हम बात कर रहे थे, इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर बट हॉर्टिकल्चर, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. सो इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर ट्रेड ड्यू टू इट्स सुटेबल सॉइल एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन. हर तरह का अगर हम अरुणाचल की बात करें तो वी हैव ऑल द सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, एल्पाइन, यू नो हर तरह का रीजन यहाँ पे आपको मिलेगा, इसलिए आप हर तरह का एग्रीकल्चर यहाँ पे कर सकते हैं. Prerequisite for regional stability. तो connectivity of India's northeast with neighboring countries could ensure that this region emerges as a regional hub. तो जाहिर सी बात, अगर हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ये हम इधर से डील कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी डील कर रहे हैं, तो दिस हैज़ टू डेवलप एज द हब. तो हब तो यही बनना पड़ेगा, तो इसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. इट वुड रिड्यूस रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो जब ये डेवलपमेंट होगा तो इनइक्वालिटी अपने आप कट जाएंगी. चैलेंजेस क्या है लेकिन इसको हार्नेस करने के लिए? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस. हम जानते हैं हमारे वहाँ पे पोरस बॉर्डर्स हैं म्यांमार के साथ, तो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और जो आउटफिट है वहाँ पे इंडियन आर्मी वगैरह के साथ इंसर्जेंसीज वगैरह बहुत ज़्यादा है, और देयर आर डिमांड्स फॉर सेपरेट फेडरल स्टेट्स, ऑटोनोमस यूनिट्स एंड ऑल दैट. तो सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ पे, इंटरनल सिक्योरिटी में आप ये सब पढ़ेंगे. देन सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं वहाँ पे, कि वी हैव कल्चरल टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया, बट इकोनॉमिक टाइज हमारी जो है वो उतने तरीके से नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है. Then we have lack of dispersed regional development. So according to Niti Aayog, 95% of India trade with its East and Southeast Asian neighbors are in products originating from region other than Northeast region. तो basically क्या हो रहा है ना, कि ट्रेड तो वहां से हो रहा है, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट बन के कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम गुड़गांव. तो यहाँ पे जो यूटिलाइज हो रहा है वो यहाँ पे ओरिजिन ही नहीं हो पा रहा, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. एट द सेम टाइम एफडीआई इनफ्लो इनटू द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज वेरी लो compared to other states. Dominance of cross-border informal trade, porous borders, supply chains constraint at regional level, delay in customs and immigration clearances are the underlying cause of rising informal trades. Also, the linguistic and cultural homogeneity of people makes it difficult for law enforcement एजेंसी टू ट्रैक सच इनफॉर्मल ट्रेड. तो अपना क्या है ना, इनफॉर्मल ट्रेड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस पोरस बॉर्डर इंस्टेड ऑफ फॉर्मल ट्रेड. चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है कि इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू चाइना, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं बांग्लादेश हमारा नेबर है, लेकिन चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश. सो वी आर नॉट एबल टू काउंटर दैट सो फार. अब देखते हैं बॉक्स को. इंडियाज अदर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव. तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पता नहीं कब से बन रहा है, कब जाके बनेगा. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रहा हमारा ब्लू वाला कलादान है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, द सी रिवर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिंकिंग इंडियन पोर्ट्स एंड सितवे पोर्ट इन म्यांमार. ये रहा सितवे पोर्ट से हम ये इसको लिंक कर रहे हैं यहाँ पे. एंड मिजोरम, ये रहा अपना, यहाँ पे हम मिजोरम में जा रहे हैं, आइजवाल में. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको लिंक कर रहे हैं, कलादान मल्टी प्रोजेक्ट. दूसरा हमारा IMT ट्राइलेटरल हाईवे है, ये हमारा है इंडियन म्यांमार एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये ब्लू वाला. ये अपना यहाँ से मिजोरम से स्टार्ट हो रहा है, मांडले में जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग पोर्ट में इसको पहुँचा रहे हैं. चलिए, इनके नाम आपको सिर्फ याद करने हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है. देन वी हैव मेकॉन्ग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये हम वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड, कंबोडिया से लिंक कर रहे हैं अपने किसको, चेन्नई को, चेन्नई एक्सप्रेस. ओके, देन वी हैव दिल्ली हनोई रेलवे लिंक, म्यांमार से दिल्ली तक कर रहे हैं. ये वियतनाम से, सॉरी, ये म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया, सिंगापुर के थ्रू होके जाएगा. वी हैव तामू कलेवा कलेम्यो फ्रेंडशिप रोड 160 किलोमीटर की है. वी हैव रीटिडेम रोड इन म्यांमार. तो ये रोड्स के जीरो आपको नाम याद रखना. इसमें भी मेकॉन्ग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, IMT हो गया, कलादान हो गया, दिल्ली हनोई हो गया, दैट्स मोर देन इनफ. BCIM हो गया. ओके, वे फॉरवर्ड पे आते हैं, मेन काम है. विल बी स्टॉपिंग आफ्टर दिस टॉपिक, वे फॉरवर्ड के बाद. ओके, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी.
जिसको कैसे हम कर सकते हैं, तो ये जो पोरस बॉर्डर इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, इजराइल डेवलप्ड स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम एंड सर्विलेंस रडार टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय इंडियन बीएसएफ इन द वोलेटाइल कश्मीर वैली। तो हम कश्मीर में जिस तरीके के स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि नागा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, इंटर स्टेट बॉर्डर इशूज़ हैं आसाम के साथ, अलग अलग स्टेट्स के चलते रहते हैं, तो वी दैट हैज़ टू बी स्टेबलाइज्ड। देन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि डिलेज ना हो, क्योंकि डिले होने से क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि खलादान पता नहीं कब से चल रहा है, तो एक तो इंडिया की इमेज बहुत डाउन जाती है, उसकी वजह से उसका कॉस्ट ओवर रन भी हो जाता है, you know. So it is important that these multimodal corridors are connected to local and rural markets and logistics, ताकि लोगों को भी इसका फायदा हो, लोकल बिजनेस भी इसका फायदा उठा सके। देन इस एरिया को प्रोडक्शन हब के तौर पे बढ़ना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री लाइक एग्रो प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर एंड टेक्सटाइल का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि हम मुगा सिल्क की बात करते हैं, आसाम की मुगा सिल्क है, हॉर्टिकल्चर का इतना ज़्यादा स्कोप है। सो दैट हैज़ टू अभी दिल्ली में, दिल्ली हाट में ऑर्गेनिक कीवी आनी स्टार्ट हुई है अरुणाचल प्रदेश से। सो इंस्टेड ऑफ वो वहाँ तक जाते हैं इतनी महंगी हो जाती है, वाई नॉट एक्सपोर्ट इट टू द neighboring countries, and at the same time possibilities of setting up other industry like रबर बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, फार्मास्यूटिकल्स के, पेट्रोलियम हमारा आसाम में सबसे पहले हमने पेट्रोलियम रिजर्व को वो किया था। So all these things can be developed, these industries can be developed. Then people's participation in development, it is essential that sensitization sensitization programs with local populations to understand their fears and qualms on influx। यानी कि बेसिकली वहाँ पे दिक्कत क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर से अगर कुछ हो रहा है तो पीपल हैव सर्टेन फियर, तो दैट हैज टू बी आंसर्ड। आपको लोगों को उसको थोड़ा अवेयरनेस फैलानी होगी कि कैसे उनको इससे फायदा होगा। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर्स, traders would help improve the quality and delivery services in the region, and state level trade cooperation centers assisted by Apex Industries Association might be help, right step for कैपेसिटीज इन द रीजन। तो बेसिकली आपको जो प्रमोशनल सेंटर्स है ट्रेड के, वो आप स्टेट लेवल पे हो, ना कि नेशनल लेवल पे। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो वी जस्ट हैव 1 or 2 न्यूज़, आई थिंक चाबार पोर्ट का, चाबार है, इंडिया इजिप्ट रिलेशन है, एंड 3-4 छोटी मोटी न्यूज़ है। या दैट्स इट, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। सो वी आर स्टॉपिंग द वीडियो हेयर, एंड यू कैन वॉच इट एट *2 * 1.5, जो भी स्पीड पे आपको ठीक लगे। देखिए बेसिकली इसका पर्पस ये है कि व्हेन यू आर वाचिंग दीज वीडियोस एंड यू आर उसके बाद जब आप अपनी मैगजीन पढ़ेंगे तो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। दैट इज द पर्पस ऑफ दीज वीडियोस। ओके, थैंक यू।